अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई मुल्क में सर्दी की लहर जो है वो जारी है, चाहे पंजाब हो, चाहे मैं सिंध में भी देख रही हूँ कि सिंध में भी सर्दी है, कराची वाले सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। और एक बात भाई जिसको सोचते हुए दुख भी होता है और कहते हुए भी दुख हो रहा है कि हम लोग किसी हालत में खुश नहीं हैं। गर्मियाँ हों तो फिर हम गर्मियों से वज़ा नज़र आते हैं। अब सर्दी की थोड़ी सी अगर लहर आई गई है और हम ज़रा सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं पे सर्दी से भी जो है वो अवज़ार होंगे कि हाय अल्लाह इतनी सर्दी का हम क्या करेंगे। लेकिन भाई मेरे ख़्याल से मुल्क में जो भी मौसम उसको एंजॉय करना चाहिए और साथ में एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर अगले बंदे को देख रहे हैं कि इसको फ्लू की प्रॉब्लम हुई है और साथ में सर्दी की वजह से ज़ुकाम तो होता ही है, लेकिन शिद्दत की वजह से मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वो एक सुपर फ्लू की वजह टर्म हम देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो एक डाउन नज़र आ रहा है, ही इज़ अंडर द वेदर। और जब उससे पूछे तो कहते हैं मुझे सुपर फ्लू हुआ है, जो इन्फ्लुएंजा है उसके केस पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और मैं पहले भी अपने शो में बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो आप ज़रूर ख्याल किया करें अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका, वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारी डेथ्स का रीज़न अगर आप एल्डरली लोगों में देखें सो इट्स ऑल्सो उसकी एक रीज़न फ्लू भी है। तो वो तो जब कोविड आया और कोविड के बाद लोगों को पता चला कि फ्लू कितना लीथल हो सकता है, और ऑफ कोर्स वो एक इन्फ्लुएंजा की टाइप थी जो हमारे सामने आई। मुझे भी लग रहा सर्दी लग रही, पता नहीं क्या हो गया, मेरे अल्फाज क्यों इतने फंस के निकल रहे मेरे मुंह से। खैर जी, बात यह है कि इतनी जो वेदर की जो वायरल डिजीज़ आई हुई हैं उनसे हमने निपटना कैसे है, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, जवान भी शिकायत कर रहे हैं, बूढ़े भी शिकायत कर रहे हैं। देन इज़ अदर थिंग, आजकल पेट की प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। लोग कह रहे जी हमारा जो स्टमक अपसेट है, लोग कह रहे डायरिया की शिकायत कर रहे हैं, लोगों को नौसिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल मिक्स ही कुछ चीज़ चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर कुछ चीज़ वायरल चल भी रही है, ये कौन सा वायरल है कि जिसमें आपका पेट भी मुतासर हो रहा है, ठीक है, आपको बुखार भी हो रहा है, आपके गले जो है अगर वो ख़राब हो रहा है, गला जकड़ा हुआ, तो वो 1 महीने से पहले ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा। लाहौर में तो चले स्मॉग है, और स्मॉग की मैंने खुद स्मॉग से तकरीबन 1.5 महीने के अंदर रिकवर किया। 1.5 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन ये जो बाकी उसके साथ साथ चीज़ें चल रही हैं उससे निपटना कैसे है, बच्चों को कैसे ख्याल करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अस्पतालों में जाके देखें, आपको पता चलेगा। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें था कि जो एल्डरली लोग हैं, जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनकी बड़ी जो वफ़ात है उसकी बड़ी रीज़न यही आ रही है, ये जो आजकल एक सुपर फ्लू को चला हुआ। सो ख्याल बड़ा रखना है। जनाब हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह, हमारे साथ मौजूद है हकीम गालिब आगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना रहमान जो कि जनरल फिजिशियन है, और साथ में जनाब उनके मौजूद हैं डॉक्टर सादिया खालिद जो कि फैमिली फिजिशियन है। आप तमाम तक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है फ्लू मेरे दिमाग को चढ़ गया आज, पता नहीं क्यों हर चीज़ मुझे मुतासर कर रही है। लेकिन बाकी ये मौसम एकदम से चेंज हुआ है और हर बंदा जो है ना अब वो परेशान नज़र आ रहा है। मतलब पहले लोग ये रो रहे थे कि जी सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, सर्दी आ गई तो लोग कह रहे लो जी सर्दी आ गई है। तो हम किसी हाल में खुश रहने वाले तो नहीं है। लेकिन अभी जो एकदम से जनवरी में जो सर्दी की हम कह सकते हैं कि जो मौसम में थोड़ी सी शिद्दत आ गई, हल्की सी शिद्दत आ गई है, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? ये डॉक्टर साहब, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। सबसे पहले हैंड हाइजीन, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। द हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैक्टीरियल, वायरल, हर किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं अगर आपकी हैंड हाइजीन अच्छी है। और उसके साथ साथ डाइट, अगर आपकी अच्छी डाइट है, आप अपनी मतवाजन ग़िज़ा ले रहे हैं और आराम, रेस्ट, स्लीप अपना टाइम पे ले रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। मैं डॉक्टर साहब बच्चे के स्कूल से जो बाकी जो माओ से जब इंटरेक्शन वाला रहता है तो, और मैं ग्रुप में भी देख रही होती हूँ, एवरी अदर चाइल्ड इज़ अंडर द वेदर। एग्जैक्टली क्या वजह है ये? बच्चों में तो सबसे पहले मदिया यही मसला है ना कि हम सबको सिखा सकते हैं, बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये खांसने छींकने से फैलता है। बच्चे ही घर में ला रहे होते हैं, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट खवातीन को मुतासर कर रहे होते हैं, जो बेचारे बाहर नहीं जा रहे लेकिन बच्चों की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। आपस में खेलना कूदना, बच्चों का आप कितना हाथ धुलवा लेंगे, कितना उनसे कफ एटिकेट सिखा लेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज हो रहे हैं। फिर अगर वैसे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो तो सर्फेसिस पे जहाँ पे जर्म्स हैं, जहाँ पे ये वायरस है, उस किसी ने टच किया, बच्चे टीचर के देखने कहने से पहले ही खा चुके होते हैं चीज़ें, मुंह हाथ नाक को लगा चुके होते हैं। तो सबसे मेन बड़ा सोर्स क्राउडेड प्लेसेस में स्कूल है,
जो इस वक्त इसके स्प्रेड का बाइस है, और ज़्यादातर स्कूल के बच्चे ही, और फिर उनसे पूरा घर इफेक्ट हो रहा है। एक बच्चा बीमार होता है, सुनने में आता है कि पूरा घर पड़ गया उसके पीछे पीछे, क्योंकि बच्चे को हैंडल करने वाले भी नहीं समझते कि हमें अपनी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। वो कहते बच्चा है कोई बात नहीं, हमें नहीं लगेगा, हम तो बड़े हैं। और लोग कहते हैं बच्चों की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है ना, कोई बात नहीं, बच्चों की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग अच्छा, बल्कि बन रही है, चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बन रही है। लेकिन ये कि इट ऑल डिपेंड्स, जो अंडर 5 ईयर्स है वो सबसे ज्यादा जो है ना हाई रिस्क ग्रुप आता है। अगर हम कहें तो अंडर 5 ईयर वाला हाई रिस्क ग्रुप है, उसका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी जितनी भी स्ट्रांग हो, इस वक्त वो उस चीज को फाइट नहीं कर सकते। और जो उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है जिससे सबको डर लगता है, निमोनिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जब जाके इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए आपको अभी से स्टेप लेना है। अभी से जनाब सारे काम करने के। आप बताएं कि क्या इस एहतियात, किस चीज़ में सबसे एहतियात करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जिस तरह बात हुई कि अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। स्कूल की बात हुई, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक बच्चा बीमार होता है, सब बीमार हो जाते हैं स्कूल के बच्चे। आप एक बच्चे की पढ़ाई 2 दिन की रुकवाने के बजाय 20 बच्चे क्लास में, उन सबकी 2 दिन की 4 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होती है, और उनके घर वालों के जो रूटीन ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है यकीनन तो पूरे जो घर वाले हैं वो उसमें मुलविस हो जाते हैं, और अगर सिर्फ बच्चा भी बीमार है तो यकीनन घर का जो एक माहौल होता है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। आपने बात सही की है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को कहते हैं क्या छुट्टी इसको करानी है, और अब बीमार बच्चे को स्कूल भेज देते तो हैं। आप ये नहीं सोचते कि वो दूसरे बच्चे को देगा और वो भी बीमार होगा। हम सिर्फ 2 दिन की छुट्टी अगर करा लें बच्चे की, खासकर जो कि 4 क्लास से कम बच्चे हैं, 10 साल से कम है, तो बेहतर है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों की जो पढ़ाई है वो मुतासिर नहीं होगी। देन कुछ ऐसी चीज़ें जिस तरह अभी बात भी हो रही है कि बच्चे कुछ भी उठाया खा लिया, बगैर देखे खा लिया, चीज़ों को सही तरह हाइजीनिक कंडीशंस को नहीं देखा और चीज़ों को आगे पीछे करके चीज़ें मैनेज कर ली, तो वो थोड़ा सा जो है वो बीमारियों में ज़्यादती का बायस बनता है। तो बेहतर है कि चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटराइज रखें, बच्चों को थोड़ा सा ऐसी ग़िज़ाएँ ज़रूर दें जो कि नेचुरल से करीब है, ताकि बच्चों को बीमारी की तरफ जाने से पहले रोका जाए, उनकी इम्यूनिटी को रोका जाए, सफाई बेहतर रखी जाए ताकि उनकी बीमारी से रोका जाए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है कि प्रिकॉशन पहले हो, ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, आप अपने मरीजों को वैसे क्या डांटते थे, आप क्या समझा रहे थे उनको, क्या करें? बेसिकली द सेम थिंग, मतलब कि हैंड हाइजीन, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, जिस तरह अगर बच्चा बीमार है आप उसको ना भेजें। प्रेशर्स बहुत होते हैं बच्चों पे आजकल, स्कूल में दाखिले और ये टेस्ट और वो टेस्ट एंड ऑल दीज। 12 साल की बच्ची आई, उसके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, कान में शदीद दर्द, इन्फेक्शन। आई रिमेंबर हर, मैंने कहा कि बेटा आपका तो नहीं, आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। उसने कहा मेरा ग्रामर स्कूल का एडमिशन है, मेरी ट्रांसक्रिप्ट ख़राब होगी। 12 साल की बच्ची ने मुझे ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बोला कि मेरी वो ख़राब होगी। मैंने कहा लिसन, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखना सीखो, काम होते रहेंगे। इट्स अ लेसन इन लाइफ, हमने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। बच्चों में ये भी प्रेशर कितना है, ऑफ कोर्स पढ़ाई का प्रेशर भी कितना है, और ये डाला जाता है ना, ये हमारी सोसाइटी डालती है, इट्स अ कंपटीशन। सो लाइक पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन दिस, कि वो हमें काम पे जाना है, भाई बच्चे को स्कूल भेजो ताकि हमारी रूटीन डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। All these things play a role, so we have to act more responsibly. Schools कभी वो प्रेशर आता है कि बच्चे के एग्जाम्स टाइम पे होने चाहिए, ये होना चाहिए, अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए। भाई यूज कॉमन सेंस। कोविड आया था, स्कूल्स बंद हुए थे, बिकॉज दैट वाज द मेजर फैक्टर इन कोविड, कि आपका जो स्कूल है आप बच्चों को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनको एक ही चीज़ कर सकते, घर पे बिठा सकते हैं। और जब घर पे बैठे तो जिस तरह हमारा जो ENT का काम है, टॉन्सिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके इंसिडेंसेस खासे कम हुए क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्रॉस इन्फेक्शंस नहीं हो रहे थे। सो द इंसिडेंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस एंड ये सारी चीज़ें सब कम हो गए। कुरान में भी यही लिखा है 6 साल की उम्र पे भेजो। क्या बाकी छोटे बच्चे तो सबसे पहले पकड़ते हैं। बढ़िया, इसमें हमारे स्कूल्स है ना, तो मॉन्टेसरी के बच्चों को हमें समझ नहीं आती कि आपने PhD करानी है, बच्चे को बुखार हो गया है, टर्म है, असेसमेंट है, आप ये बात करिए। अच्छा, बुखार वाली बात तो नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं बारिश तूफान भी आ रहा है, तो मैं भी, मेरा बच्चा छोटा भी था ना, तो मैं इसको तब भी स्कूल लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने तो सुबह ऑफिस आना है, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी भी छुट्टी नहीं कराई, रीजन हो, फिर हम आदत एक बन जाती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब आपके पास जो लोग आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैं बात करी सुपर फ्लू की, जो इन्फ्लुएंजा है, लोगों को आजकल कौन सी ज़्यादा बीमारियां हिट करती हैं? अच्छा देखिए, वायरल एंड एलर्जिक अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि एलर्जीज भी प्रेवलेंट हैं,
अच्छा, वायरसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा है। अगर आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम बात करें जी हमें फ्लू हुआ है। फ्लू इतनी स्ट्रॉन्ग टर्म है जिसको आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सोचें। कॉमन कोल्ड जो बहुत माइल्ड सी इलनेस होती है, दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो है, जो कि एक फ्लू वायरस, जिसको फ्लू लोग कह रहे होते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस और इट्स अ डेंजरस थिंग, राइट। आप जो कॉमन सिम्टम्स हैं जिसमें लो ग्रेड फीवर है, कॉफ है, हेडेक है, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। अगर आपको खुदा ना खासा इन्फ्लुएंजा या फ्लू है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर है, सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा जो है वो हार्श है, तो उसके लिए तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और अगर आपको सिंपल एलर्जीज हैं एंड फ्लू कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं तो आप घर में रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक यूज़ करें। डॉक्टर साहब प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जैसे मैंने अपने शो के आगाज़ में भी कहा कि जो इस सर्दियों के सीज़न में हम देखते हैं कि जो एल्डरली डेथ रेट है जो बढ़ जाता है। Yes. मैं एक बार पढ़ भी रही थी, उसमें भी आ रहा था कि इट्स बिकॉज ऑफ फ्लू एज वेल। Yes. सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम देखिए, रॉन्ग। इट्स इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है, और ये and इतना influenza खौफनाक हो can सकता है, lead to death. जानलेवा हो सकता है। Yes. जी हाँ। देखिए, उसमें आगे निमोनिया, फिर उसकी बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशंस जी, होती जी। हैं। तो अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है या फ्लू वायरस डिटेक्ट हो गया है तो ही शुड गो टू अ डॉक्टर। हॉस्पिटलाइजेशन होती है, और ओल्ड एज में तो आप बिल्कुल भी जो है ना, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो फ्लू शॉट्स वैसे बिल्कुल लगवाने चाहिए। एवरी लाइक नवंबर सितंबर में फ्लू शॉट्स लगाने चाहिए। उसके साथ ये होता है कि आपको थोड़ी सी कवरेज मिल जाती है, दैट्स इट। फ्लू शॉट्स। आपके पास जो आज के मरीज आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको किस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है? वधिया यही कॉमन कोल्ड के साथ आते हैं, और वही वाली बात है ना कि डायग्नोज कैसे किया जाए, क्योंकि यूजुअली फ्लू और कॉमन कोल्ड को आप क्लिनिकल ग्राउंड्स पे डायग्नोज करते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सेवियर केसेस में कि आप रैपिड टेस्टिंग करवाएं या एडमिट करें पेशेंट को या रेफ़र करें। लेकिन जो समझने वाली बात है ना इस वक्त, वो ये ज़रूरी है कि देखें, ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ख़तरनाक है, सब परेशान होना शुरू हो जाए, छींक शुरू हुई और सब डरना शुरू हो जाए, और ये भी नहीं कह रहे कि छींकों को या नज़ले ज़ुकाम का बहुत लाइट लें। डिपेंड करता है कि किसको हुआ है, बच्चा है, प्रेग्नेंट है, एडल्टी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला हमारे एडल्टी का क्या है कि एक तो उनकी कोमॉर्ब्स होती ही होती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी डिक्रीज हुई हुई है एज की वजह से, प्लस ये कि उनको बेचारों को कोई फ्लू शॉट नहीं लगवाता। बच्चे और बड़े तो जाके लगवा लेते हैं। मैंने जिंदगी में फ्लू शॉट्स नहीं लगवाए, थोड़े बहुत वर्किंग कोविड की वो लगाए, वैक्सीन लगवाई थी, और वो भी लेकिन यूजुअली बड़े मना कर रहे होते हैं ना, घर से नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो वो उस बात को मान लिया जाता है और उनकी इलनेस को थोड़ा लाइट लिया जाता है कि एज है, खांसी हो रही कोई बात नहीं, एज है। लेकिन कोई भी देखिए डिफरेंट है। आपका जो कॉमन कोल्ड एक अलग चीज है, और एक इन्फ्लुएंजा जो एक आपका जो खतरनाक हो सकता है वो डिफरेंट है। किस तरह आप समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम है? आपको स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1-2 दिन आप देख लें। एक तो ये बहुत एग्रेसिव होता है, सडनली स्टार्ट होगा, बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट पेन्स तक, यानी आर्थराइटिस जो आपका वायरल उसका रिएक्टिव होता है वो शुरू हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि यू आर नॉट वेल, यू आर सिक टू समथिंग। तो आप कम से कम 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको फीवर रह रहा है और बहुत हाई ग्रेड है तो डू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, और आप उसके लिए करें। और सबसे पहली ह्यूमन बीइंग होने के नाते, अच्छे सिटीजन होने के नाते, आपका फर्ज है कि द मोमेंट यू स्टार्ट स्नीजिंग, प्लीज मास्क पहनना शुरू कर दें। हाँ, प्लीज मास्क पहनना शुरू कर दें, क्योंकि अगर है नहीं है तो दूसरों को नहीं एक तो लोगों को नॉर्मल स्नीजिंग भी होती है ना, सुबह उठ के, जैसे अगर मैं भी उठती हूँ तो मुझे 5-6 छींकें तो आती हैं। डायग्नोस्ड होगा वो आपको छींकों के बाद, ना आपको फीवर हो रहा है, ना आपकी बॉडी एक सुने, ना आप थक के बिस्तर पे बैठ रही हैं, वो तो एक रूटीन का हिस्सा है ना आप डिहाइड्रेटेड फील कर रही हैं। लेकिन आपको जब इस तरह की इलनेस है तो यू विल नो कि मुझे कुछ समथिंग इज डिफरेंट। हाँ, वो और फिर आप रुजू करें, और सबसे पहले अपने घर वालों को बचाएं ना। मतलब हाँ, और हम कफ एटिकेट्स कैसे कहते हैं कि हमेशा आप इस एल्बो में स्नीज करें या कफ करें, तो नॉर्मली भी लोग मास्क को, पता नहीं कोविड में तो सबने पहना था, अब पता नहीं क्यों डरते हैं उससे। और लोग अगर मास्क पहनते हैं तो प्रॉपर नहीं पहनते मास्क की तरह, तो थोड़ी भी थोड़ी ने इन्फेक्शन कैच करनी है, या नाक और मुंह, नाक वो खोल देते हैं, नाक तो हमने भी नाक नहीं हम कवर कर सकते, सांस का मसला, और हम सांस नहीं ले सकते, तो मुझे उसी सांस की टेंशन ज्यादा होती है। जरा हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट साहिबा, हमारे साथ डॉक्टर गुलफशा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। गालिब, आपके पास जो केसेस आ रहे हैं वो क्या है आजकल? सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन पे बात करूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। हम बहुत इम्यून हो चुके हैं एंटीबायोटिक से कि 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक से कम हमारे यहाँ बच्चों में भी वो असर ही नहीं करती। हम 3rd जनरेशन इतनी दे चुके हैं बच्चों को, और हर खांसी, नज़ला, बुखार एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। एक तरफ आप कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन में डॉक्टर के पास जाते ही भी नहीं है 50 से 60% लोग। वो पिछली दफ़ा जो 2 साल पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी, वो पर्ची संभाल के रखी होती, लव लेटर की तरह, फॉरन वो लव लेटर निकला था कि ये मेडिसिन थी, चलो खा लो। पर्ची की भी शायद ज़रूरत नहीं है अब तो जो ऐसे ही जाते हैं कि फलाने ब्रांड की ये वाली दवाई इतने mg की दी थी डॉक्टर ने, वही ले लो, इस्तेमाल देखें ना, ये कहा जाता है अगर आपको
आपको नज़ला होता है तो कहते हैं जी उसको आप एटलीस्ट 2 दिन तक बहने दें, और आपको कुछ बुखार भी हो तो तीसरे दिन आपको एंटीबायोटिक्स। मैं अपने बच्चे को भी कुछ भी हो तो मैं 3 दिन के बाद नहीं शुरू कराती, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि इम्यूनिटी इससे भी स्ट्रांग होती है। एक साहब है अमेरिका में, साइंटिस्ट कह लें या न्यूट्रिशनिस्ट कह लें, वो ये कहते हैं कि अगर फ्लू का इलाज किया जाए, मतलब नॉर्मल कॉमन कोल्ड का इलाज किया जाए तो वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और अगर इलाज ना किया जाए तो इट टेक्स 7 डेज। बात एक ही है दोनों चीज़ों में। मुझे आपने 7 डेज का ना एक बात तो है कि बाकी एक हफ्ता 7 डेज सोच का फ़र्क है। तो इस वजह से तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, और कोल्ड को या नॉर्मल जो कफ होती है उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बॉडी को, ताकि वो अपना रिएक्शन दे सके, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार करके चीज़ों को सप्रेस कर सके। हमारे एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब, मैं इस पे भी ऐड कर जी डॉक्टर साहब जी। तो हमारे पास इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, लाइक यू नीड टू डिस्टिंग्विश। एक एनवायरमेंटल फैक्टर है बिकॉज ऑफ स्मॉग, एक आपका एलर्जिक फैक्टर है, एक आपका इन्फेक्टिव फैक्टर है, और एक आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर है इन व्हेन इट कम्स टू सर्जरी, कि कोई स्ट्रक्चर हम सही करें बाय लेजर्स, माइक्रोडेब्राइडर्स वगैरह, नाक की हड्डी का टेढ़ापन, साइनस हेल्थ एंड ऑल दैट। और एलर्जीज के लिए एंटी एलर्जिक्स, ठीक है। माय जनरल रूल है कि अगर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा एंटी एलर्जिक की ज़रूरत है, यू नीड एलर्जी मैनेजमेंट। आपको स्किन इचिंग है, आपको आइज में इरिटेशन हो रही है, आपको नज़ला हो रहा है, तो यू नीड एलर्जी मैनेजमेंट। और जो मास्क की हम लोग बात करते हैं, यस आप बाहर जाएं साउथ ईस्ट एशिया में तो आपको जो भी स्टोर वाला होगा आपके पास आएगा, मास्क पहन के बात करेगा। दुकान वाला अपनी सेफ्टी के लिए दे विल ऑल टॉक विद अ मास्क। एयरपोर्ट पे, क्राउडेड प्लेसेस में वी नीड टू अडॉप्ट, हमें खुद चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोग मास्क पहने अपनी सेहत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए होता है। तो और इम्यूनिटी पे फोकस करें। हमारा विटामिन डी लेवल, D3 लेवल बहुत कम है, मतलब आप उस पर फोकस करें, दैट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। कोविड में ये बात करी और वैसे भी हमारा तो जो मैं अपने शहर में भी तो ऑब्जर्व करती हूँ, जो एक अच्छा टाइम है विटामिन डी सूरज से में मुफ्त लेने का, उस टाइम भी लोग सो रहे होते हैं। तो हमारी तो वैसी रूटीन बड़ी आउट है कि अगर जो वैसे हम कहते हैं जी हम चीज़ें नहीं खा सकते, हम दवाइयाँ नहीं खा सकते, चीज़ें महंगी हैं, फलाने इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, और अगर आपसे कहें कि धूप ले लें तो उस टाइम हम सो रहे होते हैं। और ये मुझे बताएं जो 12 बजे वाली धूप, क्या वो भी विटामिन डी वाली धूप होती है? ज़रा प्लीज़ लोगों को बताएं। इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग वाली और जो है डस्क वाली, और उस पे जो है आपको जो यूवी लाइट्स होती हैं, दे प्रोड्यूस रिएक्ट विद योर स्किन को लगती हैं और फिर विटामिन डी बनता है। तो यू हैव अपनी सेहत का ख्याल रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो जो है आपका इम्यूनिटी बूस्ट करती है। अगर आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको एक इम्यूनिटी बूस्ट मिलता है। ग्रीन टीज आप मैं खुद रेकमेंड करता हूँ, खुद पीता हूँ। मोरिंगा टी, इट्स अ सुपर फूड। मतलब खुश हो गए गालिब, यहाँ पे गालिब मोरिंगा बहुत सपोर्ट करते हैं। या सो लाइक इट्स अ बैलेंस, राइट। आप अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे, आपकी खुराक सही होगी, आपको फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रेगुलर पैनाडोल्स जो वायरल इन्फेक्शंस में होता है कि आपको जो है कि साइटोकाइन स्टॉर्म आपकी बॉडी को अंदर क्या नाम है डॉक्टर साहब, जरा प्लीज को बताएं इसको। साइटोकाइन स्टॉर्म जो बीमारी का एक जहर होता है, जो असॉल्ट करता है आपकी बॉडी को, कमज़ोर करता है। जो उसके जो क्या कहते हैं हथियार होते हैं आपको कमज़ोर करने के लिए, आप उसको जो है उसके इफेक्ट को निगेट करते हैं बाय रेगुलर पैनाडोल। थर्मोमीटर से चेक करें, रेगुलर पैनाडोल लें, स्टीम लें, और ग्रीन टी पिएं, और एंटीहिस्टामिन लें। बुजुर्गों को तो स्पेशली ख्याल करें, जैसे मैंने डॉक्टर सादी से पूछा था, मैं उसी बात पे डॉक्टर साहब दोबारा आना भी चाहती हूँ, ताकि अभी हम पिछले भी रिपोर्ट्स आ रही थी, अभी हमने न्यू ईयर पे भी हमने देखा कि कितनी जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हमारे सरकारी अस्पतालों में कितनी जो है मरीज़ों की तादाद थी, और एल्डरली लोगों की तादाद तो ज़्यादा थी। ये कितना लीथल और जानलेवा साबित हो सकता है फ्लू, ये मैं चाहती हूँ ज़रा लोगों से इस हवाले से बात भी ज़रूर करें, क्योंकि हम इस टाइम में बाहर से जाके खाना भी लेकर आ रहे हैं, वैसे वायरल डिजीज़ बहुत सारे लेकर आ रहे हैं। सी अगेन वही वाली बात है, इट्स एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब 0 to 5 years जिस तरह इम्यूनिटी आप कहती हैं, आप जो भी कर लें सही नहीं होगी, और फिर एक्सट्रीम्स ऑफ एज आपकी इम्यूनिटी कम हो रही होती है। कल ही मतलब अजीब व गरीब केस था कि एक 85-year-old पर्सन, उसकी नाक में कीड़े उग रहे थे। ओह माय गॉड। उसको निकाला मेरे पास। इट्स लाइक वेरी रेयर केस, मतलब दुनिया में बहुत कम देखा है। तो
ये अजीबो-गरीब चीज़ें निगलेरिया और डॉक्टर साहब उसकी वजह क्या थी जो नाक में मे बी क्लीनिंग वगैरह की वजह there was से no वो- कोई ऐसी रीज़न नहीं थी आई थिंक whatever it is मतलब ओल्ड एज में अजीब इम्यूनिटी का कम होना बेसिकली दैट्स व्हाट हाइजीन आल्सो मैटर्स ना कि Hygiene, वो poor कोई hygiene. फ्लू चल रहा होगा, समथिंग नमाज मस्ट ही बी आदमी गोइंग है, ऑन। वजू कर रहा है बट लाइक होने वाली बात एट 85 एनीथिंग कैन गो रॉन्ग okay. यू नो लाइक इट्स Anything can happen, लाइक हाँ. व्हाटएवर इट इज आप ये डैमेज कंट्रोल ही कर रहे होते हैं उस वक्त तो यू डोंट वांट टू गो टू दैट स्टेज मतलब एक्सट्रीम्स में तो ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं जिस तरह जो डेंगू भी है मलेरिया भी है और all these things नेगलेरिया हैं। भी उससे भी हम डरे हुए हैं। जनाब हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आते हैं डॉक्टर अफशा भी हमारे साथ मौजूद है, गालिब किचन काउंटर में जाएंगे कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर गुलफशा से भी पूछना चाहूँगी क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं सबके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट बीमारियों के साथ आ रहे हैं। और अभी जैसे डॉक्टर सैफुल्लाह ने बताया उनके पास जैसे एक पेशेंट आया उनको कहते हैं कि नाक में एक बिल्कुल हेल्दी इंसान है बट एकदम से अगर उसको नाक में कीड़े उसको हो गए हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहली बार सुनी है। बट येस ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम जैसे वुज़ू भी करें आपको नहीं पता कि अगर जैसे नेगलेरिया की बात हम बार बार कर रहे होते हैं कि जी ये पानी जो घर में डलवा रहे हैं जो हमारे पास, क्योंकि कराची में तो टैंकर का ही पानी आता है भाई, तो उसमें ये नेगलेरिया मौजूद है नहीं मौजूद, ये बड़ी खौफनाक बात है। यू नेवर नो कि पता नहीं डॉक्टर साहब वैसे क्या रीज़न हो सकती है। क्योंकि हमने ब्रेक में वीडियो भी देखी तो इट्स वेरी मतलब हॉन्टिंग। तो ये किसका मतलब है कि हमें भी ये बहुत सी चीज़ों से ख्याल करना है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि पानी, वुज़ू के लिए पानी का भी ख्याल करें, पानी मतलब इट शुड बी क्लीन वाटर के जो है आपने उसमें वो क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह डाली हैं और जो फिर इंशाल्लाह इट शुड बी फाइन लाइक इट्स लाइक बैड लक फॉर सम पीपल यू नो और आपको सिर्फ बेसिक हाइजीन मेजर्स अगेन यू नो पानी का ख्याल रखें आप हैंड हाइजीन मास्क और ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी एक्सरसाइज बार आपको कहेंगे जब तक आप कर नहीं लेंगे। हाँ। मतलब ये 3-4 चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल में करनी है ताकि देखें अभी हम modification तो लोग ज़रूरी है सांस लेने की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मगर फिर हार्ट अटैक्स भी तो बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो खाना पीना जो है वो सही होना चाहिए जिस तरह वो तो वैसे मैं हमारे डॉक्टर साहब आगे जाके भी पूछना चाहूँगी जो हमारे हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं ये क्या ये सिर्फ सच में कोई बीमारी का हिस्सा है या फिर आजकल जैसे लोग ड्रग्स में बहुत ज़्यादा चले गए हैं या वो भी एक बड़ी वजह। मैं आगे जाके इस पर भी बात करना चाहूँगी। डॉक्टर गुलफशा आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादा लोग किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड हैं जो आजकल का जो सीज़न चल रहा है उसमें? इस वक्त इन्वायरमेंटल एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वायरस भी पार्ट है। एक मतलब हम 50-50 कह सकते हैं कि बाज़ों का जो पेशेंट एलर्जीज के साथ आ रहे हैं वो फीवर के साथ भी आ रहे हैं लेकिन कुछ विदाउट फीवर भी हैं। तो जो मोस्टली जो विदाउट फीवर हैं जिनकी बॉडी रेड सी नहीं हो रही या पिंक सी नहीं हो रही, जिनकी आंखों में इचिंग नहीं हो रही या बर्निंग नहीं हो रही, जिनकी बॉडी एक्स नहीं है, बस रनी नोज़ है, सोर थ्रोट है, मतलब नाक बह रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो उनको ये कि सिर्फ एलर्जीज़ हैं। लेकिन जो वायरसेस के साथ आ रहे हैं यानी कि जो इन्फ्लुएंजा है या फ्लू वायरस हो रहा है उनके अंदर यकीनन जो है कोई ना कोई बॉडी एक्स मलेज वगैरह मौजूद होगा। जिसम में दर्द हो रहा है, कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, कभी कभी शिवरिंग हो जाती है। कुछ लोगों को हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, वैसे तो बच्चों में अमूमन कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है लेकिन एडल्ट्स के अंदर ऐसा ज़रा सा मुश्किल है। एडल्ट्स के अंदर हमारे पास हर वायरस के अंदर हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। बाद औक़ात एक स्पाइक आई थी, बाद औक़ात जो है सिर्फ शिवरिंग हो रही है 2-3 दिन से, बॉडी एक और चीज़ ज़रा मुझे इसका ही बता दीजिए कि ये जो हम कहते हैं जी नाक अगर बह रही है, अगर नाक बह रही है तो इट्स नॉट ऑलवेज फ्लू या आपको जुकाम हो। कभी कभी जब आपकी बॉडी भी जब आप वो जो थक जाती है जब वो गिव अप कर रही होती है तो उसमें भी कहते हैं कि एक सिम्टम में भी कि जैसे आपकी नाक बहती, तो ये भी तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ना। जैसे वी आर ओवरवर्क्ड, फ्लू नहीं है बट हाँ आप कह रहे हैं ना एक्चुअली जो ओवरवर्क के साथ भी कोई ना कोई एंटीजन लिया होगा ना। आपने ओवरवर्क क्या किया था, आपने घर की सफाई करी थी, आपने डस्ट झाड़ी थी, वो एक एंटीजन है। आप ठंडे पानी में काम कर रहे थे, वो भी एक एंटीजन है आपके लिए, वो भी आपको रिएक्शन देता है। आपका जिस्म ठंडा था, वो भी एक रिएक्शन देता है। तो इस तरह से एलर्जी से ही किसी किस्म का राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जी से ही किसी किस्म का नाक बहने वाला मामला जो है वो हो सकता है। तो या उसमें वायरस पढ़ी थी कि अगर आपकी जैसे आंखों में से पानी आप इंडिकेशन होती है कि आपका ब्रेन जो है इट्स ओवरवर्क, तो उसको आप थोड़ा सा आंखें ओवरवर्क है। हाँ
आप आंखों से इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, अच्छे से आंखें या पानी है। आपकी आंखें बर्डनाइज हो रही थी क्योंकि आपका कोई छोटा मोटा नंबर है जो आपने इग्नोर कर रखा है, ठीक है ना, और आपने स्पेक्टिकल्स नहीं यूज़ किए, आपने ग्लासेस नहीं यूज़ किए, तो आपकी आंखों से पानी बहने लगा या आंखें रेड होने लगी, वो चीज़ें ठीक है समझ आती हैं। इसी तरह नाक वाला मामला भी यही है कि कोई ना कोई आपने एंटीजन दिया है, या कोई वायरस दिया है या कोई एंटीजन दिया है, जिसकी वजह से आपकी नाक बहना शुरू हो गई। तो ठीक है, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच कि कुछ दिन आप फ्लू के साथ रह लें, कुछ दिन आप राइनाइटिस के साथ, नाक के बहने के साथ, 3 दिन तो इवन जरा सोर इंतजार थ्रोट के करें, साथ उसको बहने दें। हाँ हाँ, कुछ दिन आप सोर के साथ रह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं बिगड़ रहे हैं, आप एबल हैं कि आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो जो आपका डेली रूटीन है वो आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आप बस एंटीबायोटिक्स ले लें। बहुत हुआ कोई एंटी एलर्जी भी ली जा सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर वायरस को ट्रीट करने की सोचें। हाँ, और हर वक्त मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, उनको 2 छींक के आ जाए फौरन कहते हैं एंटी एलर्जी देते हैं। तो ये आपने साथ इतना जुल्म करें, आपको पता नहीं, जब आप फांक लेते हैं ना इतनी दवाइयाँ, तो एक टाइम आता है कि सारी दवाई आप पे काम करना भी छोड़ देती है। मतलब 2-3 दिन तक भी छींक सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हाँ, है। चीखें मार सकते हैं। जी, मैं चाहूँगी गालिब आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं और ज़रा कुछ हमारे साथ शेयर करें रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं। अच्छा, घर में कुछ रेमेडीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं इनिशियल डेज़ में। मैं फिर अर्ज़ करूँ, जिस तरह अभी हमारी पूरी महफिल का मकसद ही यही है कि पहले प्रिकॉशन करें। 2 से 3 दिन में अगर आपको किसी भी रेमेडी से या किसी जो नॉर्मल हम दवाएं घर में छोटी बंटी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो अगर उससे फ़र्क नहीं पाया तो डॉक्टर के पास जाएं। पुराने प्रिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। नए वायरस, जैसे कि अभी हम बात करें सुपर फ्लू पे, सुपर फ्लू आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था उस तरह, और ना हमारे पास मौजूद था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे वेदर चेंजेस और हमारी इम्यूनिटी के चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां भी एग्रेसिव हो रही हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला कर रही हैं। अच्छा, रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है कुछ बच्चों को। एक छोटी सी होम रेमेडी है जो कि करने से रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, फौरी तौर पे बेहतर हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें मैं लूँगा। सबसे पहले सूजी, ठीक है। अच्छा। सूजी तकरीबन 2 से 3 चमचे तवे पे थोड़ा सा भून लें इसको, थोड़ा सा ब्राउनिश जब टोन की हो जाए तो उसमें 1 गिलास पानी डालें। उसमें तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा जो कि तकरीबन 50 ग्राम्स तक है, उसमें गुड़ कूट के या पाउडर करके वो डाल दीजिए। उसको डिज़ोल्व होने का वेट करें और थोड़ा सा पतला ही पानी, जिस तरह हरीरा टाइप बनता है, उसी टेक्सचर में इस हलवे को रहने दीजिए। और उसके बाद गार्निशिंग के लिए इसमें बादाम ऐड कर लीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है जिन लोगों को मुस्तकिल बुनियाद पर रनिंग नोज़ है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए इसके साथ साथ कुछ लोग, अभी जैसे बात हो रही थी, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। ये बिल्किस आपा का नुस्खा है और बहुत सारे पेशेंट्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम लेके कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था। सुबह उठते ही छींकों का अमल बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली तो एलर्जी ही है, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपा ने बताया था कि 21 काली मिर्च लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, उसको छान के 21 रातों तक डेली पी लीजिए। अच्छा, 21 is the number। 21 is the number। और आप यकीन करें, मैंने आपा से सुना था और मैंने 2-3 पेशेंट्स से मुझे बताया कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, आपा का नाम लेके बताता हूँ। और इतनी दुआएं, मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिसको इसी तरह का इशू था, जो कि कहता है कि मुझे 50 छींकों से कम आती ही नहीं है सुबह ना उठने के बाद। आप यकीन करें, वो सिर्फ 21 दिनों में ये उसने टोटका किया और वो ठीक हो गया। अब उसको जब होता है 4-6 दिन ले लेता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो छोटी सी रेमेडी है और बहुत ज़्यादा फायदा है। और नंबर से आ जाएगा कि सिर्फ काली मिर्च, 21 दिन और 21 काली मिर्च और दूध, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो हम पोल्यूशन, डस्ट या जो इनहेल कर रहे हैं, उसका सबसे पहला बैरियर जो होता है वो नाक के बाल होते हैं, जो कि इसको प्योरिफिकेशन कर रहा होता है। उसके बाद पॉलिप होता है, या जो साइनस के हमारे पॉकेट्स होते हैं, वो होता है जो कि जो छोटे पार्टिकल्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी रोक देता है। फिर आखिरी चौकीदार हमारे हलक में मौजूद होता है, जो कि उन पार्टिकल्स को भी रोकने में मददगार होता है, ताकि हमारे चेस्ट में क्या फिल्ट्रेशन सिस्टम अल्लाह पाक ने हमारा लगाया है। बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट है। 3 चौकीदार बिठाए हुए अल्लाह ताला ने, ताकि हमारे डस्ट और हमारे जो पोल्यूशन या जो पोलन एलर्जीज वाले कैफियत होती है उससे बचा जा सके। मसला ये है कि जब ये फ़िल्टर साफ़ होने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़ा फ़िल्टर कभी ना कभी जाके चॉकिंग पोजीशन पे ज़रूर आएगा, क्योंकि हम जो इनहेल कर रहे हैं वो चॉक करेगा उसको, तो वो कभी ना कभी जाके अपने आप को रिन्यू करने की या सफाई करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब क्योंकि ये जो पॉकेट्स होते हैं, जिसको हम साइनस पॉकेट्स कहते हैं, ये हल्का सा बुखार चढ़ेगा, छींकें आएंगी,
खांसी आएगी और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि गर्द गुबार हमने अंदर इनहेल किया है उसको निकालने में मददगार होगा और हल्का सा नज़ला होगा। 2 से 4 दिन में आप रिफ्रेश अपने नज़ले की वजह से अपने फिल्टर्स को रिफ्रेश कर लेंगे और आपके साइनस पॉकेट्स बिल्कुल इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब है 100%। छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब भी यही है कि वो कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी जो निकल गई। और छोटी सी बात छींके की, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज़ अटक रही है तो वो छींक के जरिए क्लियर होगी और यहाँ से चेस्ट से लेके हलक तक कोई चीज़ अटक रही है तो खांसी के थ्रू कंजेशन जो हो रहा है वो क्लियर होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। तो उसके लिए जैसा मैंने बात की कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जब हम प्योरिफिकेशन करेंगे तो हल्के हल्के खुद हो जाएगा। मसला ये है उसकी सर्विस होनी है ना भाई, सर्विस होनी है। मसला ये है कि हम उसको कभी कभी एलर्जी का नाम दे देते हैं जो कि 3 दिन के बाद यकीनन दवा की ज़रूरत है, लेकिन एलर्जी का नाम देके हम पहले ही दिन एंटी एलर्जी ले रहे होते हैं, उसको और रोक रहे होते हैं, वो और चौक हो रहा होता है और उसकी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कीड़ा गिरना या हलक में बलगम की कैफियत आना कहते हैं और उसके बाद वो सोर थ्रोट का बायस भी बनती है और 80% लोग इस वजह से दमे के मरीज भी बन जाते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन आपकी भाई, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो चेस्ट को क्लियर रखें, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है जो कि घर में इस्तेमाल हो सकती है, जो कि एडल्ट्स हैं 15 साल से ऊपर है वो इसको ले सकते हैं। उससे अगर कम है तो डॉक्टर के मशवरा कर लें, किसी हर्बलिस्ट से पहले मशवरा कर लें क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ रेमेडीज़ रिएक्ट कर सकती हैं। तो ये रेमेडी जो है वो बच्चों को 15 साल से अगर कम है तो ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक जड़ी बूटी होती है, इसको कहते हैं काकड़ा सिंघी। ये इस तरह की जड़ी बूटी होती है। काकड़ा सिंघी इसमें मैंने 50 ग्राम लूँगा। दालचीनी नॉर्मली घर में यूज़ होती है, ये 25 ग्राम। अच्छी बात है, आपको वैसे भी दालचीनी का कहवा या चाय में लेनी डाल चाहिए। के, अदरक दालचीनी और लौंग, इसका कहवा बेहतरीन है। मैंने काकड़ा सिंघी ली, मैंने ये लिया हमारी सिनेमन, इसके साथ बर्गे अरूसा, अरूसा के पत्ते, बर्ग मतलब पत्ते, ठीक है, ये 50 ग्राम इसमें लिए। इस तरह की काली मिर्च की नस्ल की एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं पीपली, ठीक है, पीपली जो है वो इसमें 25 ग्राम ऐड होगी। और आखिरी चीज़ जो इसमें मैं डालूंगा वो 50 ग्राम है, इसको उर्दू में कहते हैं उस्तु खुद्दूस। ये इस तरह के पत्ते होते हैं और कुछ जगहों पे ये तो बहुत पुराने हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलते इतनी अच्छी क्वालिटी के, बट ये बेसिकली लेवेंडर कहलाता है इंग्लिश में और ये बहुत अच्छी स्मेल भी करता है। ये कुछ लोगों को जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ अगर ये इसमें ऐड होगा तो ये हमारे यहाँ कहते हैं दिमाग की झाड़ू का काम करता है। जो नज़ला अंदर मौजूद होता है उस्तु खुद्दूस उसको निकालने में मददगार साबित होता है। तो ये इसने 50 ग्राम दिया। ये नो वंडर वी हैव लेवेंडर टीज और बहुत सारे अब जो लिनन स्प्रेज हैं उसमें भी लेवेंडर जो उसमें होता है कि आप अपने पिलो वगैरह पे स्प्रे करते हैं, स्प्रे कर लें तो लोग जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं। कैंडल्स में लेवेंडर का फ्लेवर आ रहा होता है, उसका रीज़न ये होता है कि माइंड को रिलैक्स करने में बहुत मददगार होता है। तो ये 5 चीज़ों का मुरक्कब बना लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा रात को अगर ये नुस्खा ले लिया जाए तो ये कंजेशन को बेहतर करेगा, चेस्ट इन्फेक्शंस को बेहतर करेगा। जो म्यूकस चेस्ट में या थ्रोट में मुस्तकिल बुनियाद पर जमा हो रहा है या पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा। तो मुझे बताएं ये सब चीज़ें गालिब तो हमें इजीली पंसार की शॉप से हमें मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि एक तो मिल बहुत आसानी से जाए, किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन के चांसेस ना हो। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं तो लोगों की नाक आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, नाक में दर्द की कैफियत भी हो रही है और कुछ लोगों को पॉलिप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोगों को ड्राइनेस और कुछ लोगों को बलगमी तबीयत की वजह से नाक बहुत ज़्यादा बंद रह रही है। तो घर में एक आप चीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें 3 चीज़ें लूँगा। सत्ते अजवाइन ये रही, सत्ते अजवाइन इसमें तकरीबन 50 ग्राम, सत्ते पुदीना पेपरमिंट 50 ग्राम, इस तरह की डंडियाँ होती हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो दोनों 50 ग्राम और काफूर ये काफूर देसी कहलाता है, जो बिल्कुल रॉ काफूर होता है, कैम्फर, ये 25 ग्राम्स। ये तीनों चीज़ों को किसी शीशे के जग में, मर्तबान में, बाउल में डालकर ये 125 ग्राम धूप में रख दीजिए 2 दिन के लिए। ये खुद ही पिघल जाएगा और इसको सिर्फ स्मेल करना है। ये आपकी जो ये वाली कंडीशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिफरेंट ब्रांड्स के हम बाम ख़रीद रहे होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, ये आप घर में बना सकते हैं। इसको वेस्टीन में मिलाकर लगा लेंगे तो ये वही वाली बाम उस तरह की बन जाएगी। और ये कितने अरसे तक चलता है जो आपने कहा मेल्ट हो जाएगा? सॉरी, जो ये कितने अरसे तक चलता है? जैसे आपने उसको मर्तबान में बना लें, ये धूप में? ये नॉर्मली ख़राब नहीं होता, अगर इसके अंदर पानी का कोई कतरा ना जाए तो ये आराम के साथ 1 से 1.5 साल रह सकता है। अच्छा, तो इसमें कोई
के चांसेस नहीं इसको आप है। ऐसे कर सकते हैं ना कि घर में आपके कोई जाम वाला जब कोई जार वाला जब खाली खाली हुआ होता है, हो तो normally उसको यही लोग साफ कर करके रहे हैं। शीशे का उसको, हाँ, उसमें आप आराम से बना कर सकते हैं। हाँ। दूसरी हमारा टॉपिक है ENT भी एक सिलसिला है। बहुत सारे लोगों की पॉलिप बढ़ जाते हैं जिसको हम नाक का गोश्त बढ़ना कहते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में भी तंगी हो रही होती है, सर में दर्द की कैफियत हो रही होती है, कुछ लोगों की आईसाइट भी इसकी वजह से वीक हो रही होती है क्योंकि वो जो प्रेशर आ रहा होता है उसकी वजह से। अच्छा। इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी अगर अर्ज करूँ, जिन लोगों को ये वाला मसला रहता है, गोश्त बढ़ गया, पॉलिप बढ़ गया, गुदूद बढ़ गए जिसको उर्दू में कहा जाता है, इसके लिए 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चाय के चमचे लाहौरी नमक और 10 लौंग, इसको उबाल लें, इसका डिकॉक्शन बना लें, पानी बना लें, कहवा बना लें और अच्छी तरीके से इसको किसी बारीक कपड़े से छान लें। हाँ। इससे नाक साफ करें। वो जो पॉलिप है, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर 40 दिन आपने रेगुलर कर लिया नीम गर्म पानी से, मेरे पास बेतहाशा ऐसे रिव्यूज़ भी हैं और अपने पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने ये इस्तेमाल किया और जिनका गोश्त या पॉलिप या गुदूद बढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा शिफा दी। गालिब, आई बिलीव इससे तो वैसे भी आपका नाक वैसे भी अच्छा साफ रहेगा, क्योंकि देखिए हम जिस शहर में रहते हैं, मैं भी कराची में, अगर डिफेंस वाले में भी देख लें, और कराची में हर जगह आपको मिल जाएगा कोई ऐसा स्पॉट मिल जाएगा जहाँ पर ये जो लोग दाना डालते हैं कबूतरों को, बिल्कुल। तो वो पे जब मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि भाई जब आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा नहीं है कि अगर आप कबूतरों को दाने डालेंगे तो कबूतर मर जाएंगे। ये जो इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, जिनको मैं आसान अल्फाज में आपको अगर मैं बता सकूँ, जिनकी बिट होती है, ये जब ये उड़ते हैं, ये जब हवा में उड़ती है, ये हवा में मोहल्लक होती है। कराची में आपको पता है ह्यूमिडिटी कितनी होती है, फिर वहाँ से जो मेरे बाइक वाले भाई हैं और हम बहुत सारे लोग जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो इसको इनहेल करते हैं और वो आपके लंग्स के अंदर एक ऐसी तबाहकुन सिचुएशन डाल देता है कि आपकी हालत मिजरेबल हो सकती है। तो प्लीज़ 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 एक तो इसे मास्क ही पहने, और क्या इससे बचने के लिए किया जा सकता है गालिब ने बताया। दोबारा मैं गालिब से पूछूंगी, रिपीट कर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो आप कह रहे होंगे ना, मदिया में क्या डराने बैठ जाती है, मैं डरा नहीं रही थी भाई, मैं आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ कि ऐसा ही है। हमारी जो ये वैसे भी ज़रूरी नहीं क्योंकि वायरल फैला हो तो आपको मास्क पहनना है। हमारे हवा में इतनी जो है वो पोल्यूशन है, हवा में इतना कुछ मौजूद है जिसकी वजह से आपको मास्क लगाना चाहिए, जिसकी मैंने एक बड़ी आपको रीज़न अभी कबूतरों के हवाले से भी बताई, क्योंकि ड्रॉपिंग्स हवा में मौलक रहती हैं, फिर जो उड़ते हैं, फिर कराची में हवाएं चलती हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर साहब आप बता दी कि अब इससे डिजीज़ वो एग्रीवेट क्या कौन सी होती है? देखिए, 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे ये जानवरों से या पेट से, या अगर आप कबूतर की बात कर लें तो वो तो कोई पाल नहीं रहा, उसका कसूर नहीं है, फिर भी उसके पास अवेलेबल है उसकी एंटीजेनेसिटी। तो ये कि 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो हमारी सेंसिटिविटी है जो कि एस्थमा कर देती है, आप एलर्जिक हो रहे हैं, आपको एलर्जिक एस्थमा हो रहा है, या आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, और आपको अगर है ही एस्थमा तो देन हाँ, आपको अगर एस्थमा है तो वो ट्रिगर हो रहा है। एक चीज होती है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, जिसको हम एलर्जिक एल्ब्यूलाइटिस भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ हैं। इसका मकसद ये मतलब ये डेवलप इस तरीके से होती है कि आपकी एंटीजेनेसिटी मिलती रही लंग को, लंग ने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म था उसने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, अब वो बर्डनाइज हो गया, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आपके मैक्रोफेजेस, आपके न्यूट्रोफिल्स थक गए ये काम करते करते कि आप जो इम्प्योरिटीज अंदर डाल रहे हैं वो उनको इनगल्फ करें और डिस्पोज करें, इनगल्फ करें और डिस्पोज करें, अब वो वहाँ अकुमुलेट होना शुरू हो गया। दिस इज लंग डिजीज। यानी कि आपके पेट्स से, आपके कबूतरों के एक्सपोजर से, बहुत लोग घर में वैसे परिंदे भी रखे होते हैं, वो मुर्गियां पाली होती लोगों ने, मुर्गियां, कबूतर, जो छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको हम ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, वो ये बहुत बड़ी वैरायटी है तोतों की कि जिसकी वजह से लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होता है, और ये लंग डिजीज है ये एलर्जी की वजह से, मगर ये ऐसे एलर्जी की वजह से नहीं कि आपको होगी और सामने आ जाएगी, ये बहुत अरसे तक छुपी रहेगी। फिर आप परसिस्टेंट ड्राई कफ के साथ 2-3 साल की कफ लेकर जा रहे हैं, आप मरीज डॉक्टर के पास आ रहे हैं। अच्छा, इनिशियली हम भी ये नहीं समझते कि इनको हाइपर सेंसिटिविटी होगा, तो हम भी उसको एज ए एलर्जी डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, उनकी चेस्ट फाइंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, ठीक है ना, चेस्ट के अंदर उनके एस्थमा वाली आवाज नहीं होती। आई एम श्योर। अब तो जो आजकल बच्चे जितना वेप करते हैं, उनकी भी जो आपने कहा कि वो चेस्ट फाइंडिंग वो भी कब डिफरेंट आने लग गई होगी, क्योंकि एक बार एक सर्जन भी आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक मुस्तकिल एक बीमारी पैदा कर रहा है। देखिए, अब पहले मैं हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट कर लूँ।
वो जो चेस्ट की फाइंडिंग होती है वो हमें क्लू देती है कि किसी किस्म की लंग डिजीज है। उसके लिए हम सिटी स्कैन करवाते हैं, उस पर डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर ये सारे एक्सपोजर हमें पहले से हिस्ट्री में मिल चुके होते हैं। जो रह गई बात वेप की, ये इसलिए नहीं आया था कि इसको फैशन बना लिया जाए। ये ई सिगरेट्स इसलिए आई थी कि आप सिगरेट्स छोड़ दें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए, छोटे से पीरियड के लिए, कोई 3 महीने इस्तेमाल कर ले, कोई 6 महीने इस्तेमाल कर ले, और वो सिगरेट के आदत से अपने आप को बचा ले और फिर इसको भी छोड़ दे। जिस तरह निकोटीन गम्स थी, निकोटीन पैचेस थे, इस तरह ये सिगरेट्स थी कि आपकी निकोटीन की रिक्वायरमेंट इम्प्योरिटीज के बगैर पूरी हो जाएगी, तो आप उस साइकिल में से निकल जाएंगे कि आपको एक सिगरेट की बहुत शदीद जरूरत महसूस होती है। सही। ये इसलिए नहीं आई थी कि इसी को फैशन बना लें इसके अंदर फ्लेवर डाल के। और अब तो मतलब अब इसमें भी डाटा आ गया है, अब इसमें भी डाटा आ चुका है कि इससे भी कार्सिनोमा हो रहे हैं, इससे भी कैंसर हो रहा है, इससे भी प्रॉब्लम है। बच्चों को खुद खरीद के दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप के सामने पी रहे हैं, बच्चों के स्कूल बैग में से निकल रहे हैं वेप्स निकल रहे हैं, वेप्स की शॉप में जाके बच्चे खुद खरीद रहे हैं, और ये इतना फैशन और इसको ट्रेंड में समझा जा रहा है कि पता नहीं क्या चीज होगी। मतलब हर काम की चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम गलत करना शुरू करते हैं। जी अच्छा, वो आपने बताया था कि हम किस तरह से अपने नाक साफ कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ दोबारा से उसको रिपीट कर दें। उसमें 1 गिलास पानी लेना है, 2 चाय के चमचे लोहरी नमक डालने हैं और 10 लौंग डालनी है। इसको पकाना है। जब लौंग का कलर कॉपर कलर का हो जाए पानी, लौंग का कलर आ जाए पानी में, तो इसको किसी बारीक कपड़े से छान लें और रोजाना की बुनियाद पर रात को सोने से पहले जिस तरह वजू में नाक साफ करते हैं और गरारे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को बहुत सारे लोग समझते हैं कि नाक में पानी डालने का मतलब यह है कि वो खींच के, जिसको हम हिंदी में या आयुर्वेदिक में पतंजलि कहते हैं, वो अंदर की तरफ लेना। ऐसा नहीं है, वो नुकसानदेह होता है। ये कौन कर रहा है भाई? बहुत सारे लोग करते हैं और यही समझते हैं कि नहीं, जब तक अंदर नहीं जाएगा ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ तक जो जहाँ वजू की जो अहकामात हैं सिर्फ वहाँ की हद तक ही साफ़ करना है और वो सफाई हो जाती है। पॉलिप तक चला जाता है वो आपका जो लिक्विड है और वो उसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, हमने अभी बात की एक सूजी के हलवे पे, जिस तरह मैंने कहा सूजी और गुड़ और हरीरा टाइप बनाया, इसमें बादाम ऐड किए। आजकल बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और नॉर्मली बच्चों को एंटी एलर्जीज़ भी असर उतनी नहीं कर रही हैं। 2-2, 3-3 दवाएं एक साथ देनी पड़ रही होती हैं, चेस्ट कंजेशन के लिए भी और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी। तो ये जो सूजी का हलवा है, बादाम के अलावा जो बच्चे 8 माह से ज़्यादा हैं उनको भी दिया जा सकता है। उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो उनके फ्लू वाली कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगी। और जिन बच्चों को कफ हो रही है, एक छोटी सी बात करूँ, हमारे यहाँ एक चीज़ देखी जाती है कि बच्चों में जब जिनको खांसी ज़्यादा हो रही होती है वो बहुत परेशान होते हैं, घबरा रहे होते हैं और एक वॉमिट आती है और उसके बाद वो पुरसुकून सो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, उनको वॉमिट आई है, पेट में कुछ मसला था, ऐसा नहीं है। वो कोई बलगम का टुकड़ा जो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है वो उस वॉमिट के ज़रिए निकल जाता है और वो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह उसको खींच के निकाल नहीं पाते जिस तरह हम लोग नॉर्मली निकाल लेते हैं। तो एक थोड़ा सा ये भी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, तो बच्चों के वॉमिट से निकल जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको बलगम की कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है जो कि घर पे बना सकते हैं। ये ऑयल है जो कि उनके चेस्ट पे और कमर पे, बैक साइड पे चेस्ट के लगा दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हल्के हल्के ये जो स्पीटम होता है या म्यूकस होता है उसको सॉफ्ट करेगा और निकालने में मददगार साबित होगा। ठीक है, इसमें मैं तकरीबन 100 ग्राम के करीब, 100 ml के करीब जैतून का तेल लूँगा। इसमें सरसों का तेल भी है। कैसे ये वॉमिट के थ्रू या ये बस स्टूल के थ्रू भी निकलेगी है? नहीं, वॉमिट के थ्रू। देखिए, बहुत नॉर्मली जो स्टूल के थ्रू निकल रहा होता है वो तो लोग मुंह में लेकर अगर स्टमक में जाएगा तो निकलेगा। ऐसा कोई अमल नहीं है कि वो चेस्ट से निकल के डायरेक्ट स्टूल में चला जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद हलक में लेके उसको वो ना करें, जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं कर पाते। इसमें 100 ग्राम मैंने जैतून का तेल या सरसों का तेल भी लिया जा सकता है। इसमें तकरीबन 10 ग्राम के करीब लौंग लेंगे, 10 ग्राम के करीब कलौंजी लेंगे और तुलसी के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं पंसारी से, इस तरह के होते हैं ये। तुलसी के पत्ते 10 ग्राम के करीब लेंगे और इन तमाम चीज़ों को, चारों चीज़ों को अच्छी तरह पकाएंगे, जिसको कहते हैं तेल को जला लेना। इन सारी चीज़ों को तेल में जला लेंगे और इसको छान के इन्फ्यूज जब हो जाएंगे तेल में सबकी प्रॉपर्टीज। हाँ जी। तो इसको उसके बाद छान कर रख लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, बिल्कुल एक बॉटल में आप रख लें इसको छान के, और जब भी ऐसी वाली कैफियत हो बच्चों को तो वो उसके चेस्ट पे लगा दें। ये हल्के 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 उनके चेस्ट इन्फेक्शन को भी बेहतर करेगा। जो भी आप अद्वियात दे रहे हैं उसके साथ साथ लेकर चला जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और किसी किस्म का अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई स्किन का इशू
बच्चे को नहीं है तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है इसमें गर्म चीज़ें हैं तो स्किन इन्फेक्शन को इंक्रीज कर सकती है, इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये बड़े भी इस्तेमाल कर बड़े भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी गालिब आप आ जाइए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जब बच्चों को हम कहते हैं नज़ला जुकाम और खांसी होती है, बच्चों को हम अवॉइड करते हैं कि बाम आप डायरेक्टली उनकी चेस्ट पे ना लगाएं। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं बेबी रब्स भी आते हैं वो भी लगा सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ आप पाँव की तलवों तले लगा के उसके बच्चे को सॉक्स पहना दें। व्हाट इज़ द राइट वे? क्योंकि बाकी कुछ बच्चे जो शीर खार बच्चे होते हैं जो माँ के दूध पे होते हैं उनको क्या कर सकते हैं जब उनको ऐसी बहुत कंडीशन होती है? अच्छा, मैं बाम के तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आई नेवर रिकमेंड, क्योंकि वो इरिटेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आपको नहीं पता। जो घर में बनाई है दैट इज समथिंग एल्स, बट अगर आपने बाजार से ली तो यू नेवर नो। तो आप सिंपल जैतून का तेल लेके मालिश करके स्टीम दे दें, सिंपल नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स डाल दें, या जो गर्म पानी की भाप है दैट इज ओके फॉर द किड्स। ठीक है, नेबुलाइज कर दें अगर आपके पास नेबुलाइजर की सहूलत मौजूद है, बट ये बाम्स डाल के उसकी मालिश करके स्टीम देना, समटाइम्स इट कॉजेज ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द म्यूकोजा। जो बच्चे की नाक के अंदर झिल्ली होती है उसको ओवर सेंसिटाइज, और वो इतना फ्रीक्वेंट बाम दे रहे होते हैं बच्चों को कि डेली बेसिस में दिन में 3-3, 4-4 दफा जब आप आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक बाम, लेकिन लोग बहुत लोग समझ गए हैं। हाँ, तो वो प्लीज आप छोटे बच्चों को ना करें, बिल्कुल 6-6, 7-7 महीने के बच्चे ओवर सेंसिटाइज हो जाते हैं। स्टीम दें, पानी में नमक डाल के स्टीम दे सकते हैं, नेबुलाइज कर दें, दैट इज इनफ। इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो जैतून का तेल गर्म करके उससे चेस्ट पे लगा दें, दैट इज ऑल्सो गुड। एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जैतून का तेल गर्म करके पहले चेक जरूर कर लें। एक खातून आई थी, उन्होंने गर्म किया और लगा दिया, बच्चे की स्किन जल गई। नहीं, वो तो आप अपने ऑब्वियसली पहले आप अपने चेक कर लोग बड़े होते हैं ना, हमें तो ऐसे ही कहा था, हमें तो ऐसे पहले चेक करें, हम तो टेम्परेचर चेक करें। बच्चों की मदद काफी वो होती है, दे नो कि उसको कैसे यूज करना, बट ये कि कुछ होते हैं जो डायरेक्ट कहते हैं एज पर डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर। वो अपना दिमाग नहीं के लगा भाई हमें ये कह दिया हमने एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है। अच्छा, इस पे बढ़िया 2-3 बातें मैं कंपाइल करूंगी। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वॉमिट में बलगम निकालते हैं, तो यूजुअली जब मदर कंप्लेन वॉमिट की करती है ना, हम पूछते ही हैं कि क्या कंटेंट है और कितनी क्वांटिटी है, क्या उसके अंदर निकला, क्योंकि बच्चों का यही मैकेनिज्म होता है, दे वॉमिट आउट द म्यूकस जो भी उनके अंदर फंसा हुआ है। जो बेसिकली हम शुरू से बात करें ना, एलर्जी, फिर उसके बाद 2 ट्रैक्स है, एक अपर वाला है रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें आपका नाक और गले तक बात रही है, और एक लोअर है। जब लोअर इन्वॉल्व होता है ना तो देन स्टार्ट्स द कॉम्प्लिकेशंस। उसको बचाने के लिए हम यहीं पे कॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। जो मैकेनिज्म की बात की लन मियां ने, बहुत अच्छा हमारा फिल्टर सिस्टम रखा हुआ है, वो जब सिस्टम ड्राई होगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस और ये सारे मसले बढ़ेंगे। उसको मॉइस्ट रखने के लिए रूटीन में भी सुबह शाम सादे पानी की भाप लें, बेस्ट रेमेडी है कि वो ऑटोमेटिकली उन एलर्जेंस को, उन पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता, अंदर नहीं जाने देता। प्लस ये कि छोटे बच्चों का एंटी एलर्जीज 2 ईयर्स से कम रिकमेंडेड नहीं होती, तो सबसे बेस्ट छोटे बच्चों के लिए यही होता है कि वो भाप दें उसको। अगर कोई बच्चा, क्योंकि 5 साल से कम हम एस्थमा डायग्नोज भी नहीं कर रहे तो हम हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज कह रहे थे, क्योंकि छोटा बच्चा ना वो सांस का टेस्ट दे सकता है ना कुछ कर सकता है, तो उसको हम ट्रीट एस्थमा की बेस पे ही करते हैं। सारा मैकेनिज्म जो एयर सैक है फाइनली जिसके अंदर चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, अगर तो वो उसी वक्त निकल जाएंगी तो बेहतर रहेगा। अगर वो स्प्यूटम या वो कलेक्शन वहाँ पे बहुत टाइम तक रहेगी तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नमूनिया, और फिर पसली चलना, सांस का मसला, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और वेंट पे चला गया, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। फौरी तौर पर ये चीज़ें नहीं होती। ये जब पहुँचती तो उसका मतलब है या तो ट्रीट नहीं हुआ या इग्नोर हुआ या किसी को समझ ही नहीं आई सिम्टम्स की। दूसरा, 3 दिन तक आप नॉर्मल कॉमन फ्लू की इंतजार करें कि फीवर है, कुछ है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि एक तो ये कि बहुत तेज़ी से आया, कॉमन कोल्ड आराम आराम से चलता है, आराम आराम से सेट होता है, फ्लू बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, और आपको ये भी लग रहा है कि लग तो कॉमन कोल्ड रहा था लेकिन सिम्टम्स वर्सन होते चले जा रहे हैं, बेहतरी नहीं आ रही, तो भी डॉक्टर को कनेक्ट करें। वैक्सीन्स की अपनी इंपॉर्टेंस से प्रिवेंट करती हैं, आपको बचाती हैं। क्या बचाएंगे? हॉस्पिटल स्टे कम होगा, डिजीज सेवेरिटी कम होगी, हो सकता है आप इन्फेक्टेड ही ना हो, आप छोटा मोटा हो के आप और मैं तो ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब वो जो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं वो तो उनके लिए नॉर्मल जो खांसी आना, एक तो हम खांसी ठीक है, लेकिन उनके लिए वो खांसी तकलीफ साबित हो सकती है, तो उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए इस सीज़न में? जब ख़वातीनों को ये जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट नेज़ल म्यूकोजा आपका बढ़ता है साइज में और आपको कंजेशन वगैरह की सिम्टम्स होते हैं, विच आर पार्ट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस वाले जो होता है, नाक बंद होना, नॉजिया एंड ऑल दैट। तो उसके लिए लाइक सेलाइन रिंसेस, जिस तरह आप लाहौरी नमक का कर लें, सादे उसका कर लें, करें ज़रूर, ठीक है। कीप योर नोज़ हाइड्रेटेड, जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि जिस तरह अभी हम लोग एक स्टूडियो में बैठे हैं, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, हमें
ये एयर कंडीशनिंग का कमाल है। तो नाक हमारा, साइनसेस, ये सारा एयर कंडीशनिंग का है। एलर्जीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे आपने हिंट करा था पॉलिप्स की वजह से, सो पॉलिप्स में भी ये एलर्जी कंट्रोल ना होने की वजह से पॉलिप्स बनते हैं। ये पॉलिप्स में चाहते हैं आप जरा आम अल्फाज में लोगों को समझा भी दे पाएं कि होता है क्या है कि जब नज़ला हो रहा होता है तो आपकी फ़र्ज़ करें म्यूकोज़ा का वेट बढ़ जाता है, गीला होता है, किसी भी कपड़ा भी गीला होता है, वेट बढ़ जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो वो खिंचाव होता है उसकी ब्रीदिंग में, वो म्यूकोज़ा स्ट्रेच करता है। जिस पॉइंट पे वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, इट फॉर्म्स अ पॉलिप। क्या उसमें कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। मोर लेस कभी भी बायलैटरल पॉलिप्स में एलर्जी की वजह से कभी भी कैंसर नहीं होता। पहली बात, जो लोगों को किसी भी ग्रोथ से डर लगता है क्या ये कैंसर है, नहीं। आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, पीपल हैव वो हमेशा के पहले ही जो लोगों को डरा देता है कि शायद कैंसर हो सकता है, गो सी योर फिजिशियन। डॉक्टर चैट जी, पहले डॉक्टर गूगल थे, अब डॉक्टर चैट जीपीटी हैं। या तो अंडरस्टैंडिंग दैट के किस चीज़ में क्या रिस्क है, आप उसको मैनेज करें। आप अपने कुछ एंटी हिस्टामिन्स होती हैं जो आप सेफली दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, वो आप एज पर नीड दें एंड मैनेज द सिम्टम्स। सोशल डिस्टेंसिंग रखें कि ज़्यादा जो है क्राउडेड प्लेस में ना जाए, चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल में जाएं ख़ास तौर पे तो मास्क पहन के जाएं, बिकॉज हॉस्पिटल में बीमार लोग ही आ रहे हैं। आप आ रहे तो इलाज के लिए, मगर आपके साथ और भी लोग हैं जो आपको कितने वायरसेस पता नहीं वहाँ पे मौजूद हैं। या तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह इट शुड बी फाइन। इम्यूनिटी का ख्याल रखें कि आपके फोलिक एसिड एंड बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी यखनियाँ वखनियाँ पिए, ये टाइम भी ऐसा है ना, अपने आप को सेफ रखना है। ईसा खेल से हमारे साथ कॉल भी मौजूद है, मोहम्मद शकूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा जी जी कि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा शदीद सर्दी है और इस सर्दी के एनवायरनमेंट में आप हर वक्त मास्क तो नहीं लगा सकते। अगर आप मास्क नहीं लगा सकते, आपको बोलना भी पड़ता है और आपको सांस के जरिए या नाक के जरिए जो जितने ये वायरस फैला होता है वो एंटर होता है, तो उससे बचने के लिए क्या एक मेडिकल की रूह से या जदीद तहकीक की रूह से ऐसे स्प्रेज वगैरह हैं कि जिस फॉग और स्मोक के मौसम में वो स्प्रेज किए जाएं जिससे बच्चे और बड़े कुछ महफूज रहें? क्योंकि आपका पोल्यूशन जो है वो आपकी गाड़ियों के जरिए, रोड्स के ऊपर जो पोल्यूशन है, आप धुआं देखें तो सारा गाड़ियों के ऊपर भी वो धुआं जमा होता है। और इसमें जो वायरस है, आपके जो ट्रीज हैं जिससे आपके पोलन एलर्जी का डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कौन से इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं और महकमा हेल्थ की तरफ से किए गए हैं कि ये बहुत ज्यादा जी फ्लू फैला, स्पेशली बच्चों में कैंसर के अलावा मेरी खुद ग्रैंड डॉटर को भी हुआ जी, बहुत छोटी सी है, शी इज नाउ 1 year old। अच्छा। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि हमें एहतियाती तदाबीर पे, और जो डॉक्टर साहब फीड बता रहे हैं या नुस्खे बता रहे हैं डॉक्टर साहबा, ये बहुत अच्छे हैं, तो हमें बचना, ये तो हर साल होगा जी, ये तो पूरे पाकिस्तान में होगा, तो हमें इसके लिए आने वाले वक्तों में क्या प्लान किया हुआ है जी? बिल्कुल। और ईसा खेल तो मैंने ईसा खेल विजिट भी किया हुआ है, काफी खुला इलाका है, तो वाकई वहाँ सर्दी ज़्यादा फील होती है। जहाँ सर्दी होती है तो आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने भी यूरोप में करा है तो वहाँ टेम्परेचर -10 वगैरह में जाता था, तो लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि एक तो स्मॉग और एलर्जेंस में और इन्फेक्शंस में करें। फ्लू होता है जिसमें आपको बुखार हो, आपकी बॉडी एक्स हो, आपको नज़ला हो। आपको एलर्जी होती है, आपको नज़ला हो, बुखार ना हो और जो है आपको छींके आना शुरू हो जाए। और स्मॉग पोल्यूशन की वजह से होता है जब आपकी एयर क्वालिटी गिरती है। जी जी। आजकल स्मार्टफोन्स में आपको एयर क्वालिटी पता लग जाती है आपकी कैसी है, या आप जाके देख सकते हैं कि लाहौर में इतनी होती है। मैं तो भी घर लाहौर में, तो मैं लाहौर गई और उसके बाद मैं काफ़ी अरसे तक, एक तो मुझे सांस की प्रॉब्लम रही और दूसरी बात है कि मेरी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल ही, और वो खांसी एक मुसलसल थी, तो 1.5 माह मैंने वो तकलीफ बर्दाश्त की। तो मैं सोची कि लाहौर में रहने वालों के लिए कितनी तकलीफ होगी। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने स्प्रेस के वाले से पूछा कि भाई बताएं, वो कम्युनिटी के वाले से बात कर रहे हैं। तो जिस तरह नमक वाला पानी है, आप उसको जो है उससे रिंस करें या उसके स्प्रेज यूज़ करें। सेलाइन स्प्रे भी आता है और आप उसको स्प्रे की बोतल में डाल के भी आप कर लेकिन जो मैंने भी उनकी सवाल अंडरस्टैंड किया कि हुकूमती सतह पर भी या फिर वैसे भी अगर कम्युनिटी बेस को भी लेके हम अपने एरियाज में कौन से स्प्रेस करवा सकते हैं? अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए स्मॉग वाला टाइम होता है आपका रश आवर वाला टाइम, काम पे आने जाने वाला 7 to 9 वाला,
और 6 to 8 वाला। जी, जी। उस टाइम आप अपनी खिड़कियां बंद रखें ताकि अंदर धुआं ना आए। बाहर जा रहे हैं मास्क पहने, सिर्फ 2 घंटे के लिए, नॉट ऑल द टाइम। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिस तरह अभी हमारा जो है अगर डिस्टेंस है तो यू फाइन, ठीक है। और किसी को नज़ला ज़ुकाम है, खुद मास्क पहन लें। आप देख लें कि किसको हो रहा है ये वो, तो आप उसकी आवाज़ से पहचान जाए। खुद अपनी हिफाजत करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें एंड अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। जिस तरह बहुत सारे अभी हमने नुस्खे देखे हैं विच आई वांट टू इम्प्लीमेंट माई सेल्फ, दे क्वाइट इंटरेस्टिंग। और तो उनको फॉलो करें एंड जब नीड हो एंटी हिस्टामिन्स आप ले लें। अगर मेरा जनरल रूल ये है कि अगर हफ्ते में 3 दफ़ा से आपको एंटी हिस्टामिन की ज़रूरत है, देन यू नीड टू गो सी अ डॉक्टर। इफ इट्स लाइक लेस देन 3 days a week, आई थिंक once or twice a week आप आराम से घर पे मैनेज कर लें। और बस exercise and all these things, and inshallah things will get better as we modernize. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। As we modernize, these things will get worse. ये हमारा जो दिल्ली की वजह से जो स्मॉग आती है and all these things, ये एक प्रॉब्लम है। हमारी क्रॉप कटिंग कैसे होती है, ये सारी हुकूमती सतह पे आप ये करें कि क्रॉप कटिंग कैसे हो रही है, आप वो ना जलाएं, आप उसको सही से लाहौर का तो ये ना कि हमारे तो वो दिल्ली से भी आ जाता है ना, तो हमारे तो बॉर्डर उधर से भी ये बड़ा इशू है। मैं डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, क्योंकि देखिए उनके मैं सवाल ये भी समझूं कि हमने अपनी कम्युनिटी भी, जैसे मैं भी अपने घर में ऐसा हम क्या स्प्रेस करा सकते हैं कि जिससे घर के चाहे बड़े बच्चे, क्योंकि कुछ लोग ना बिल्कुल कहते हैं हम डायरेक्टली ना कोई दवाई खाना चाहते हैं ना कुछ लगाना चाहते हैं, हाँ हम अपनी घर में जैसे बहुत से लोग धुनी देते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं कि जिनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो? जो देते हैं मेरे ख्याल से वो तो एक एक्सपोजर ही क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। एयर प्यूरिफायर्स आते हैं, ठीक है ना, या प्लांट्स, ठीक है ना। अगर आपके पास फ्रेश प्लांट्स, तो प्लांट्स भी आर्टिफिशियल हो गए ना, तो उनका तो कोई फायदा होता नहीं है। तो फ्रेश प्लांट्स जो हैं, जिसे जो मनी प्लांट कहलाता है, उसके लिए भी सुना जाता है। और भी बहुत सारे जो प्लांट्स के मुतालिक मालूमात रखते हैं, उनको पता होता है कि प्लांट्स अच्छे एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करें अपने घरों के अंदर जिस वक्त आपका स्मोक का टाइम है। स्नेक प्लांट लोग कहते हैं ना कि वो भी उसको रखें, वो बहुत अच्छे होते हैं। इन तमाम चीज़ों का फिर भी एक इफेक्ट है कि आपके एनवायरनमेंट को क्लियर करेगा। स्प्रे मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्प्रे है जो कि आपके एयर को डिटॉक्स कर दे, ठीक है ना, मतलब क्लीन कर दे। बड़ा मुश्किल लग रहा है ये तो सोचना। अपनी पर्सनल हाइजीन के अंदर बहुत से लोगों को नोज पिकिंग की आदत होती है, ठीक है ना। आपने पहला डिफेंस मैकेनिज्म खराब कर देते हैं, मतलब नेजल हेयर्स है ही नहीं, नेजल हेयर्स है ही नहीं। अच्छा, वैक्स का भी एक फैशन चला हुआ है, हेयर्स के वैक्स का फैशन है। जी जी। तो अब ये भी बहुत ही गलत हरकत है। अगर वो आके आपकी बाकी मुंह को तंग करे ना, आके बाल बाल इतने नहीं होते। अल्लाह ताला की तरफ से आपके हर हेयर ग्रोथ की एक लिमिट है। आपकी भवें, आपकी पलकें, आपने पलकें कभी बालों की तरह कटवाई? नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो हर हेयर ग्रोथ की एक लिमिट है। तो ये कि ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, एक चीज और भी, ड्राइनेस की वजह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म खराब होता है ना, तो ये जो पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट होता है, या इस जैसा भी कोई अगर ऑइंटमेंट और दूसरा किसी नाम से आता हो, मुझे सिर्फ एक ही नाम आता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है ये आई ऑइंटमेंट। मगर अगर आप इसको नेजल म्यूकोजा में लगाते हैं तो वो आपकी एक तो ड्राइनेस को खत्म कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गर्मियों में होता था नेजल ब्लीड, यानी कि नाक से खून आना, एपिस्टेक्सिस कहते हैं हम इसे अपनी लैंग्वेज में। नेजल ब्लीड नॉर्मल लोग कहते हैं नाक से खून आने का जो अमल होता है, ये सर्दियों में आया है इस दफा बहुत कॉमनली। मेरे बेटे को बहुत पेशेंट आए। अच्छा, इट्स बिकॉज़ ऑफ ड्राइनेस हमें भी, लेकिन बचपन में होता था कि जी चलो जी ओ हो इतनी गर्म चीज क्यों खिला दी, करेले की बच्ची को खिला दी, लेकिन धूप में खड़े रहे थे, या बूढ़े आदमी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ये सुनने में आया था पहले। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे और कॉजेज भी होते हैं, और बाद इडियोपैथिक भी होता है, इसकी कोई रीजन भी नहीं होती पीछे। लेकिन बहुत ज्यादा आराम हो जाता है अगर आप ये आई ऑइंटमेंट जो है नाक के अंदर म्यूकोजा में लगाएं और इनके ऊपर की तरफ खींच लें। जैसे डॉक्टर साहब काम ने कहा ना कि कीप योर नोज हाइड्रेटेड, और मुझे नहीं मालूम था कि इसकी भी हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैक्रील्यू पे एक और अगर पॉलीफेक्स नहीं मिलता तो लैक्रील्यू भी हम रिकमेंड करते हैं, खासतौर पर एपिस्टेक्सिस में, क्योंकि ड्राइनेस से फिर वो जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
और इसमें मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी जो हमेशा से एपिक्सेक्सिस के साथ का एक स्टिग्मा है कि सर पे पानी डाल दो, सर नीचे कर दो, लिटा दो, ये सब जी, गलत है, वो इससे बच्चे ज़्यादा हो बिल्कुल जाता करते है। थे। आप अपराइट पोजीशन पे तकरीबन 45 डिग्री एंगल पे रखें कि ताकि ना हलक में खून गिरे और ना ही जो है नीचे करने से ब्लीड करे। 1 मिनट तक इतना हार्ड पिंच करेंगे जिसे हम कहते हैं कि इमीडिएट स्टॉपेज जो होता है, वो वेसल्स आखिर से डैमेज हो जाएंगे तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये सबसे बेस्ट है और ये फौरी तौर पर करना चाहिए। प्लस ये कि हाइड्रेशन बात जो हो रही थी कि ह्यूमिडिफायर आते हैं, आप कमरे में रख सकते हैं स्पेसिफिकली जहाँ पे ज़्यादा बीमार लोग हैं जो मास्क नहीं पहनना चाहते। सेकेंडली हाइड्रेशन, आपकी सेल्फ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली नाक हाइड्रेटेड नहीं रखनी आपको खुद, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है ना वो कॉज करती है बहुत सारी चीज़ों को, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत डाउन कर देती है अगर आप इंटरनली डिहाइड्रेटेड हो। हाई ग्रेड फीवर जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि फीवर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जब साइटोकाइन स्टॉर्म की बात करते हैं कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फौज भेज देता है जिसकी ज़रूरत Overworked है, थक वो गया सब होगा। आपस ही में लड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती हम क्या करें। तो आपके अपना यानी कहते हैं ना, आप जब बहुत ज़्यादा लोग हो तो आपकी प्रॉपर्टी भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो आपके अपने सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही फीवर हाई ग्रेड होने की तरफ जाए, फौरी तौर पर जो है वो आप एंटीपायरेटिक्स लें या पानी या पेनाडोल, और बहुत ज़्यादा 104 तक जा रहा है तो आप नहा ले जाए सर्दियों, क्योंकि इतना हाई ग्रेड फीवर जितनी देर बॉडी रहेगी उतने आपके सेल्स डैमेज होते रहेंगे और फ्यूचर आपकी इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म ख़राब होता चला जाएगा। सेकेंडली ये कि आपका जो विटामिन डी का इस्तेमाल है, विटामिन सी का इस्तेमाल, ये सारे जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट। अच्छा, ये डाइट पे मैं आऊंगी कि मौसम ऐसी क्या चीज़ें डॉक्टर साहब मैं इसमें जानना चाहूंगी, लेकिन अभी आगे ब्रेक के वाले से बात करते हैं कि आपने खाना क्या है जो बहुत मैटर करता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जो सवाल छोड़ा था वो ये कि हमें खाना क्या चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो डॉक्टर साहब क्या चीज़ ऐसी है इस वेदर में, जो फ्रूट्स में भी मौजूद है, जो कि इस वेदर के हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड हो सकती है? अच्छा, वही बात है कि आप लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कहते हैं कि इसको ठीक होना चाहिए, बट द इंटरनल एनवायरनमेंट Matters शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए सबसे आसान है द हैंडफुल ऑफ नट्स। हाँ ठीक है, कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, बट जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन हैव द हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें वॉलनट्स, 2 वॉलनट्स, 2 आलमंड, 2 रेजन्स, कैशू नट्स, ये डाल के, एंड सबसे सस्ती एग। अंडा तो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो अंडा डेली बेसिस पे इस मौसम में खाएं। इसके अलावा यखनियाँ, जो ठीक है आप देसी मुर्गी की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मटन नहीं तो किसी और मतलब काऊ की ले लें। बट ये कि जो देसी फूड में ताकत है वो आपकी रेडीमेड फूड में नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो भी बात कर रहे थे कॉलर भी कि मैं अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, बच्चों को कभी भी सुबह बगैर नाश्ते के स्कूल ना भेजें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे याद है कि हम लोग अपना टीबी टेस्ट का वार्ड कर रहे होते थे, तो हमारे प्रोफेसर हमें वार्ड में एंटर नहीं करने देते थे अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टीबी पेशेंट्स। और अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही डिप की हुई है। ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका 12 घंटे से ऊपर का फास्ट हो जाता है। आपने रात को अगर 9 बजे या 10 बजे खाना खाया है तो आपको उस फास्ट को ब्रेक करना है, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे सिस्टम इस वक्त डाउन है। डॉक्टर साहब मुझे बताया, फिर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग ऐसे कर रहे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कितनी डाउन होती है? बिल्कुल डाउन होती है, बट वो ये होता है ना कि वो घर में है, बाहर नहीं जा रहे हैं वर्कआउट। बट आपकी स्पेशली बच्चों के लिए, ये जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, इनको कुछ भी खिला के भेजें, कोई फ्रूट, कोई हैंडफुल ऑफ नट्स, एग, जैसे मैंने बताया 2 हार्ड बॉयल एग्स इन एनी फॉर्म, स्क्रैम्बल एग पसंद है, किस जो तरह का पसंद है आप प्लीज उसको बना। बट बगैर नाश्ते के बच्चे को स्कूल भेजना या उसको बाहर एक्सपोज करना, इसका बहुत बड़ा जुल्म, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन है। आप उसमें सैलड्स दे सकती हैं, कैरेट्स दे सकती हैं, क्यूकम्बर दे सकती हैं, फ्रेश फ्रूट्स, जितने मौसम के फल हैं, मौसम की सब्जियां हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये इफादियत रखी है कि वो आपको उस मौसम की बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जैसे विटामिन सी, कीनू, माल्टे आए हुए हैं, और कहते हैं फ्लू के लिए बहुत दैट अच्छे इज गुड। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बट यस इट हेल्प्स इन बूस्टिंग ऑफ योर इम्यूनिटी। जब कोविड भी आया था तो विटामिन सी, जिंक दे रहे थे। अच्छा, मैं बचपन में याद है कि धूप में बैठ के हम लोग किन्नू खाते थे, Yes. अभी भी है, मतलब धूप इतनी वैसे अच्छी मिलती है। विटामिन सी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी भी, लेकिन सुबह के टाइम विटामिन डी भी, और उसके बाद एप्पल्स हैं, साथ मिलके मिल जाता है। बुजुर्ग कहते थे ना, खाली पेट घर से जाओगे तो शैतान कुछ करेगा, तो वो सही कहते थे कि पेट भर के घर से। अच्छा, फिर ये जो साग, जैसे सर्दी आती है तो ग्रीन सब नजर, दैट इज आल्सो बिकॉज इट इज रिच इन आयरन। आपको आयरन मिल रहा होता है। पकाना आई एम श्योर कि बड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ी सी एफर्ट कर लें, बच्चों को स्पिनच पे लगा दें, हर किस्म
किस्म की ग्रीन, इसलिए देसी हाउस फूड में जब साग बनता है ऐसा नहीं कि कोई हफ्ते में 3 दफा बन रहा है, वो एक दफा बनेगा, अच्छा बनेगा, और पूरी फैमिली खा रही होती तड़का है। लगेगा then हाँ। यस, बट दैट इज गुड। Yes, वो it आपको is. फायदा दे रहा होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप जंक दे रहे हैं, बर्गर, चिप्स, और ये जंक फूड से बहुत बेहतर है ये। मुसीबत होती है, आई एम श्योर मदर्स को होती है, आपको पता है, लेकिन आपको फायदा दे रहा है। और अगर नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत सस्ते वाले काले चने, दैट इज गुड। उसके बाद रेजिन्स, किशमिश, तो मुनक्का एक फॉर्म होती है, गालिब साहब बताएंगे, जो कि किशमिश की थोड़ी सी बड़ी फॉर्म है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस फ्लू, जितने भी आपकी कॉफ, कोल्ड, इसके लिए। और ये मैंने खुद भी इस्तेमाल किया। हमने क्या था, मुनक्का जो होता है बेसिकली जो जामुनी रंग का अंगूर होता है वो उसका ड्राइड Yes, होता है, और उसका बीज निकालें, उसकी जगह एक काली मिर्च डालें और उसको चबाकर खा लें। ये बेहतरीन है आपकी इम्यूनिटी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन। स्पूटम नहीं बिल्डअप करने देता, आपका जो रेशा है उसको खत्म करता है। तो अल्लाह मियां ने इतनी सारी चीजें दी हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट करें और आप वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो बिल्कुल आप केटर करें, बट आपकी इंटरनल सिस्टम शुड बी रियली स्ट्रांग। अगर आपने वायरसेस से लड़ना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों को ये एक आपके चैनल से थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूंगी कि खुदारा वायरल इलनेसेस के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने, गालिब ने बताया कि एंटीबायोटिक स्टीरियोटाइप बहुत, इतनी स्टीरियोटाइप कॉमन है, इतनी रेजिस्टेंस आ चुकी है एंटीबायोटिक्स पे कि सेल्फ मेडिकेशन लोग कहते हैं ना, होता ही है, मुझे फ्लू है, 2 दिन से फ्लू है, मैंने फलानी एंटीबायोटिक शुरू कर दी। भाई आपको फ्लू था, आपने एंटीबायोटिक क्यों शुरू की? इट्स अ वायरल डिजीज, आप एंटीबायोटिक क्यों खा रहे हैं? इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कोई उसका कोई रोल नहीं है। आप अल्लाह ताला ने वायरस के लिए आपके अंदर बॉडी में खुद क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखी हुई है उसके साथ फाइट करने के लिए, तो आप अपनी बॉडी को टाइम दें, ना कि जाके, असल में हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन अवेलेबल है, आप बाहर जाएं, आपको पैराडोल भी खरीदने के लिए बहुत ताले, मेरी तो एक बार फ्लाइट मिस हो गई थी न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो पैराडोल वो वॉलमार्ट में देने में तकरीबन को 1.5 घंटा लगा दिया। नहीं देते वो, और हमारे यहाँ तो आप पैराडोल, आप एजोमैक्स, फार्मासिस्ट जो है, मतलब जो हाई पोटेंशियल जो हम रिजर्व रखते हैं रेजिस्टेंस केसेस के लिए, आपको फ्लू है, आपको केमिस्ट ये वाली मेडिसिन जी आप खा लें, 3 दिन ठीक हो जाएंगे। वो लोगों का असल में ये कि आपको डॉक्टर बता रही है नहीं करना, ठीक है, एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है वायरस में। आप अपनी बॉडी को टाइम दें, होम रेमेडीज करें। बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है तो पैनाडोल ले लें या एंटी एलर्जिक ले लें, बिला वजह, प्लीज बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि आगे आपकी जितनी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाएंगी, उनके ऊपर काम ही नहीं करेंगी। Oh my God. अभी मैं हम लोग आखान में कोर्स करके आ रहे थे, उस पर ये बताया था कि जितनी आपकी रिजर्व जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हमने रिजर्व रखी हुई थी फॉर रेजिस्टेंस केसेस के लिए, उनके ऊपर भी रेजिस्टेंस आ गई है। द रीजन इज, कौन लोगों को पाकिस्तानी तुम लोग, ठीक है, कोविड से मसा अल्लाह तुमने तुम लोगों को मोजजाती तो आपने बचा ली है। अब वो हमने वो उस सूरत में इस्तेमाल की जाती थी जहाँ पे सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उनका रोल खत्म हो गया। जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है तो हम वो रिजर्व वाली अपना वेपन इस्तेमाल करते थे। अब वो भी हमारे पास जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो इसकी वजह ये है ओवर द यूज ऑफ दिस एंटीबायोटिक। पेशेंट जो है आते ही कहता है कि मैंने एजोमेक्स और ऑगमेंटिन तो खा ली, मैं नहीं ठीक हुआ, तो आप बताएं आप क्या करें? कह रहे तुमने होना भी नहीं है तो निकले यहाँ से। और वो इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है ना, एंटीवायरल का रोल है इसमें, एंटीबायोटिक का थोड़ा कोई गुस्सा नहीं चढ़ता, मतलब ये जो अपने साथ करिए सिर्फ अपने साथ नहीं, और मैं कह रही हूँ खुद आपने करनी कर ले। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जब एंटीबायोटिक्स पे लगा देते हैं और आप उधर कह रहे थे ये क्या जुर्म कर दिया बच्चे के साथ, वो बच्चे सबसे ज्यादा बीमार रहते हैं। हाँ, 3 इयर्स का बच्चा आया मेरे पास, उसको 1 महीने में 3 कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो चुके थे। ओह माय गॉड, 1, दूसरी, तीसरी सब कुछ खिला दिया था उसकी माँ ने। और क्या था कि जी, और फीवर भी उसको सिर्फ 100 चढ़ता था, खांसी हुई, ज़रा सा नज़ला हुआ, एक डॉक्टर से कोर्स, दूसरे से कोर्स, तीसरे से कोर्स, जब तीनों से तसल्ली नहीं हुई तो फिर हमारे पास आया। और दूसरी बात ये कि जान कितना कुछ सफ़र कर गई होगी, और मैंने गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, लिवर ख़त्म हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि एक जो अगर आप लोगों को भी छोड़ देना, तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि मैं प्राइवेट क्लिनिक करती थी, तो पेशेंट जब फॉलोअप पे मेरे पास आए, कोई मेडिसिन अगर मैंने लेट्स सपोज दी हुई है तो मैंने पूछा तो मुझे कुछ और दिखा रहे हैं। जो केमिस्ट था वहाँ का, जिसकी दुकान थी, अव्वल तो फार्मासिस्ट तो है ही नहीं ना हमारे जो दवाइयाँ, वो दुकानदार हैं, उसने अपनी मर्जी की दवाइयाँ मेरी पूरी प्रेस्क्रिप्शन चेंज की हुई, और मुझे 3-4 लोगों ने आके यही रिस्पॉन्स दिया कि वो उसकी अपनी मर्जी होती है, अपनी दवाइयाँ चलाता है, वो प्रेस्क्रिप्शन को तो फॉलो ही नहीं करता। वो भी सेम फॉर्मूले की है क्योंकि उनके पास भी रखवाई थी, चेंज कर देते हैं दवाइयाँ भी, कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं मेडिसिन की। अगर मैंने फर्स्ट दी तो वो 3rd जनरेशन दे देता है अपनी मर्जी से, क्योंकि उसके पास पड़ी हुई उसने निकालनी है। तुम ये छोड़ो, ये नहीं, मतलब डॉक्टर को नहीं पता तुम्हें क्या खाना, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ये खाओ। आप ये देखिए, जब हम छोटे थे सेप्ट्रॉन, एरिथ्रोमाइसिन
ये दवाइयाँ काम करती थी। आप किसी ने आज तक एरिथ्रोमाइसिन या सेप्ट्रॉन सेप्टान बची हुई है क्योंकि उसको कोई ज्यादा अभी कोई छेड़ नहीं रहा उसके रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कभी कम छेड़ेंगे उससे बहुत सीवियर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है ना, तो उसको लोग जरा थोड़ा सोच समझ के हाथ रखते हैं। ये सब तो एंटीबायोटिक की बात हो रही है। मेरे पास एक बच्चा आया 6 साल का, एक टैबलेट आती है जिसको स्टेरॉइड्स कहते हैं हम लोग, और बैटनासोल की गोलियां होती है। किसी वक्त किसी ने उनको बता दिया, वो 4 गोलियां पर डे बैटनासोल 1 महीने से बच्चा खा रहा है कि ये खाता है तो ठीक है, छोटी सी तो गोली है, उसके क्या रिएक्शंस हैं, वो क्या दवा है, उसका लिवर कितना खराब कर रही है। रिएक्शन आ चुके होंगे, तो साइड इफेक्ट आ चुके होंगे। सूजा हुआ था उसे तकरीबन, पूरे हार्मोन्स सूजन उसकी बहुत खराब हो गई। इतनी बॉडी के साथ लोग सालों स्टेरॉइड्स खा रहे होते हैं, टोल उसकी किडनीज कितना ले रही होंगी। नहीं तो उसमें आपका जो है वो सिंड्रोम हो जाता है ना आपका स्टेरॉइड्स के यूज की वजह से, तो आपके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, उसको ठीक करना पड़ता है। फिर उनकी स्टेरॉइड बंद भी नहीं कर सकते, ये मसला आदत हो जाती है तो बंद भी नहीं कर सकते, वो रेजिस्ट करती है अगर बंद करेंगे। और ये अमल तो बहुत ही गलत है कि 10 दिन ले ली फिर छोड़ दी। टेपर ऑफ डॉक्टर की हिदायत के बगैर स्टेरॉइड ना इस्तेमाल करनी चाहिए ना छोड़नी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलना वो चाहिए। तो आप एक तरफ जो जिम में ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स होता है फॉर द बॉडी बिल्डिंग, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं इन माय सर्कल मैं इतने कुछ लोगों को जानती हूँ कि जो ज़रा सी आज बॉडी में थकन बहुत है, आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, फलानी में मेडिसिन लेके सो रही हूँ, या फलानी बॉडी की मेरे किसी भाई ये क्या है, मसल रिलैक्सर खा के सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, तो और मतलब किसी ने कहा नहीं है बट वो खा रही हैं, तो इसका तो ऑफ कोर्स बड़ा टोल होगा आपके ऑर्गन्स पे, आपकी किडनीज पे, आपकी और चीज़ों पे। ऑब्वियसली देखिए बॉडी के अंदर आपकी चाहे वो एंटीबायोटिक हो चाहे वो स्टीरॉइड हो, स्टीरॉइड बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इनकार नहीं कर सकते। मगर जब इसकी ज़रूरत होती है ना, तो हम बहुत बड़ी डोज भी लगाते हैं और पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो बॉडी में यूटिलाइज हो रहा होता है। हर चीज़ की एक डोजिंग है ना, कि इसमें हमें इतनी डोज देनी है, इसमें हमें इतनी डोज देनी है। तो जब हम उसको उस डोज में दे रहे होते हैं तो पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। अब उस ड्यूरेशन पे दे रहे होते हैं, पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। और अगर एक हफ्ता पेशेंट अपनी डोज से ज़्यादा हो जाए, एक हफ्ता पेशेंट अपने ड्यूरेशन से ज़्यादा हो जाए, उसको साइड इफेक्ट आ जाता है। जब आपकी साइड इफेक्ट का मतलब साइड इफेक्ट क्या होता है, किस टाइम में? सिर्फ ओबेसिटी जो कि फैट डिपोजिशन होती है, एक्चुअली ओबेसिटी नहीं होती। फ्लूइड रिटेंशन, अब फ्लूइड रिटेंशन होगी पैरों में, कमर में, हाथ में, पैर, गर्दन मोटी हो रही है, मुंह मोटा हो रहा है, तो फ्लूइड रिटेंशन से पेशेंट मोटा मोटा सा लगने लगेगा। वो बेसिकली वो वेट गेन नहीं होता, वो फ्लूइड रिटेंशन होती है, बॉडी में पानी जमा हो रहा होता है। इसके अलावा और आगे बढ़ जाएं आप, आपकी हड्डियां खराब हो रही हैं, और आगे बढ़ जाएं आपकी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसके साइड इफेक्ट आगे ही बढ़ते जाते हैं। और फिर एक सिंड्रोम भी होता है जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, वो भी फुल फ्लैश डेवलप हो जाता है कंडीशंस में, क्योंकि वो उसके साइज को देखते हैं ना कि बहुत छोटी है, तो छोटी का मतलब ये होता है कि वो बहुत माइल्ड है या बहुत इजी ड्रग है। तो इजी ड्रग नहीं है, तो वो जरा मुश्किल ड्रग है। सिर्फ आपकी चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, आप अपनी डोज से ज्यादा ले रहे हैं या आप अपनी डोज से कम ले रहे हैं, दोनों चीज़ों हार्मफुल है, दोनों चीज़ों में मसला है। तो बेसिकली जो खुद से दवाइयाँ लेना या बगैर यूजेज की, जिस तरह एजोमैक्स की आपने बात करी थी, इट्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड, कि जहाँ आपकी सिप्रो वगैरह काम नहीं कर रही, आप वो टाइफॉइड जो गैस्ट्रो फैलता है गर्मियों में, उसके लिए हमने रिजर्व रखी थी। अब वो इतनी कॉमनली यूज़ हो रही है, अब उसकी एफिकेसी अब क्वेश्चनएबल होती जा रही है। और स्टेरॉइड्स, मतलब जिस तरह हम लोग खुद करते हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला पैदा करते हैं। एक तो जो ओरिजिनल मसला है उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन, फिर मरीज़ को भी सही करना, मतलब आप पहले कॉम्प्लिकेशन सही करें, उसको मैनेज करें, फिर आप वो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सही करें, और फिर आप इस तरह लाएं, तो आप खुद ही कॉम्प्लेक्स करें। डॉक्टर्स का बिला वजह चेंज करना, जिस तरह ना पहले जगह गए सही नहीं हुआ, भाई टाइम तो दो, 1 महीने में 3 डॉक्टर चेंज करना। तो इस तरह जो है आपने, उसने एक दवाई दी, फिर उसने तीसरी दी, तो चौथा वाला आपको क्या देगा? उन्हीं दवाइयों में से कुछ ना कुछ उसको अब देना है, या बहुत महंगी दवाई देनी, जो फिर आपकी जो कॉस्ट है ना दवाइयों की, फिर लोग परेशान इसलिए होते हैं जब आपकी एंटीबायोटिक्स जिस तरह बहुत महंगी हो जाती है, 2-3 हज़ार रुपए की एक डोज होती है, जो दिन में 3 दफ़ा लगेगी और 10 दिन तक लगेगी। अब आपके 10,000 रुपए का खर्चा है जो आपने 10 दिन तक करना है, 1 लाख रुपए आपके यहाँ खर्च हो जाएंगे। तो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? लाइक आपने छोटी चीज़ को छोटा नहीं रहने दिया, आपने अपनी मर्जी करी, अल्लाह का शुक्र है, बट लाइक द पॉइंट इज कि आपको बस ख्याल रखें, मतलब खुद से ना करें। अगर एंटीपायरेटिक्स ले, टेक होम मैसेज, कीप इट सिंपल, ठीक है। बुखार है, पैनाडोल लें, ये वो एंटीबायोटिक्स का 0 रोल है वायरल इन्फेक्शंस में। 101 बुखार है,
आपको वायरल इन्फेक्शन है, 102, 103, 104 बुखार है, बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 3 दिन में सही ना हो, डॉक्टर से रुजू करें, सही ट्रीटमेंट लें, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखें। जिस तरह आपने कहा था पॉलीफेक्स नाक में लगाएं ड्राइनेस के लिए, मैं कहता हूँ वो भी ना करें, आप नेचुरल चीज़ों पे रहें और ड्राइनेस नेचुरल ऑयल लगा लें, जैतून के एक दो कतरे नाक में डालें, इनहेल करें। पॉलीफेक्स में पैराफिन ही काम कर रही है, यहाँ ऑलिव ऑयल काम कर रहा है। कान में खारिश हो रही है, अगेन सेम थिंग, यूज़ ऑलिव ऑयल। ये सोडा ग्लिसरीन क्यों डाल रहे हैं? क्या 1940s से पहले क्या हमारा क्या कान में मैल नहीं जम रही थी? तब भी हो रही थी। सरसों का तेल और उसमें जो है गार्लिक को जला, तो उससे दोज वर्क, राइट? ये पुरानी चीजें बाकी काम करती हैं। बस मैं quickly 2 जाकर। चीज़ें बस ऐड करना चाहूँगा। एक होती है बीमारी टेनाइटिस, कानों में सीटी का बजना, और दूसरी बीमारी होती है साइनोसाइटिस दायमी नज़ला। ये दोनों बीमारियां भी कहीं ना कहीं नज़ले से और जो कंप्रेशन होता है बलगम का, उसकी वजह से हो रही होती हैं। तो वो भी आपको अगर ट्रीट करना है तो हम जैसे हम लोग, अब ये महफिल है, इन तमाम लोगों के पास ही, ENT के पास ही जाके ठीक होकर लोग परेशान हो रहे थे, करें क्या कहाँ जाएं, क्या करें, कान के डॉक्टर के जाएं, नहीं किसी और के पास जाएं। तो ये टेनाइटिस कहलाता है, और ये बलगम का इलाज अगर प्रॉपर तौर पे टेनाइटिस में हो जाए तो सीटियाँ बजना भी कम हो जाती हैं, शोर भी कम हो जाता है, और जो प्रेशर की कैफियत होती है वो भी कम हो जाती है। ऑल्सो अभी हम ब्रेक में भी बात भी कर रहे थे कि अगर आपको खांसी मुसलसल तकरीबन 2 हफ्ते रह रही है तो प्लीज़ अपना गेट योर TB टेस्ट डन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।